मैं एक दिन नहीं जिया जेल में, 862 दिन जिए मैंने जेल में। मामले में अमित को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा उस दिन 12 अक्टूबर को वहाँ पे जाना मेरी ज़िंदगी का वो सबसे दर्दनाक दिन बना। किस सेक्शन के अंदर डाला आपको? वो सेक्शन 120 बी 396 जो डकैती विद मर्डर है, जिसमें आजीवन कारावास प्लस फांसी की सजा का प्रावधान है। उसमें बाद में पुलिस ने 17 लोगों को आरोपी बनाया गया और उन 17 में से एक आदमी मैं भी था। और आपकी आयु क्या थी इस टाइम पे? मेरी आयु उस टाइम 18.5 वर्ष के आसपास थी, जो कभी 18 से 30 साल तक मैं मुस्कुरा नहीं पाया अपनी जिंदगी। मेरे जो करंट लगा दिया, मेरे नाखूनों को पानी डाल दिया, ये उंगली मोड़ दी, उंगली आज भी टूटी हुई है, पैरों की हड्डी आज तक दबी हुई है, पैर ऐसे स्ट्रेट कर दिए, दो आदमी ने दबा दिया, सारी शरीर ने जीवे बर्दाश्त कर। ये बोलते थे कि मेरी मम्मी से कि रो मत, अब तो तुझे पूरी जिंदगी रोना। 2011 में मेरठ के एक किसान के बेटे 18 वर्षीय अमित चौधरी एक रात अपनी बहन के गांव की तरफ प्रस्थान करे। उसी रात उस गांव में 2 पुलिस कांस्टेबल्स की हत्या कर दी गई। 17 लोगों के साथ साथ अमित चौधरी को बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी क्लेम के, सिर्फ सस्पिशन के तहत उठा लिया गया और उनके साथ बहुत दिन तक बहुत ही भयंकर टॉर्चर हुआ। टॉर्चर के बाद उनको मुजफ्फरनगर जेल के अंदर फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ मर्डर और कई प्रकार के आईपीसी के सेक्शन लगा के उनको अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने 2 दर्दनाक साल जेल में बिताए। 2013 में वो खुद बेल पे बाहर आए और उन्होंने निर्णय लिया कि जिस प्रकार से उनके परिवार का नाम समाज में उठा था, उस पर लांछन लगा था, उसको वो मिटाएंगे। ये सिर्फ 18 साल के थे जब ये जेल में गए थे और ये वापस आए तो इनके पास कोई डिग्री कुछ नहीं था। फिर इन्होंने प्रण लिया कि मैं खुद लॉ पढ़ूंगा, अपने आप को खुद रिप्रेजेंट करूंगा कोर्ट में। और 2023 में इतनी मेहनत करने के बाद, कोर्ट कचहरी के इतने चक्कर लगाने के बाद, अमित चौधरी को अदालत ने बाइज्जत बरी, यानी कि ही वाज एक्सोनरेटेड फ्रॉम द क्राइम्स द पुलिस अक्यूज्ड हिम ऑफ। तो आप मेरा सौभाग्य मानिए कि अमित जी जैसे इंसान को मैं अपने समक्ष ला पाया, उनके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर पाया, उनकी टॉर्चर की कहानी, उनके साहस के किस्से और किस प्रकार से आप अपने लिए खड़े रह सकते हैं जब स्टेट, पुलिस और आपके अपने आप के विरोध में हो जाते हैं। द कॉन्वर्सेशन विद एडवोकेट अमित चौधरी बिगिंस इन 3, 2, 1। जी, स्वागत है आपका दोस्तकास्ट पे, मेरे शो पे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप मेरठ से आए स्पेशली यहाँ पे। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि आपकी जो स्टोरी थी, मैंने कई ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स में उसको पढ़ा जी सर। और तुरंत अपने टीम के मेंबर को बोला कि आपसे संपर्क किया जाए और आपको बुलाया जाए, आपसे बात की जाए। ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे। कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए मैं चाहता हूँ अगर हम बहुत संक्षिप्त में बता पाएँ, फिर हम लंबी बातचीत करेंगे, कि आपको एक केस के अंदर फॉल्सली एक्यूज़ करके फॉर मर्डर आपको जेल के अंदर डाल दिया गया। इसकी क्या एग्जैक्टली कहानी क्या थी? सबसे पहले आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। 12 अक्टूबर का दिन था, मैं अपनी बहन के यहाँ पे वहाँ उस गांव में गया हुआ था। उस गांव में 1 लाख का नामी चर्चित अपराधी था, उसने पुलिस वालों पे हमला करके राइफलें लूट ली थी। बहुत हाईलाइट केस था। इस केस में पुलिस अज्ञात का ही मुकदमा था, तो उस केस में बाद में पुलिस ने 17 लोगों को आरोपी बनाया गया और उन 17 में से एक आदमी मैं भी था जो निर्दोष होते हुए सिर्फ आरोपी इस बात पे बनाया गया कि मैं उस दिन उस गांव में था, घटनास्थल पर था। मैं घटनास्थल से, गांव से घटनास्थल की दूरी के बीच जो 4 किलोमीटर का फासला है, 4-5 किलोमीटर का फासला है, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या लगा, क्योंकि मैं उस गाँव का अलग अनजान गांव का व्यक्ति उस गांव में जाता है फिर अपने गांव में आ जाता है, तो उस चीज़ का मैं एक डाउट का शिकार हुआ। और बाकी मेरा कोई लेना देना था, मेरी कोई रंजिश नहीं थी। ये चीज़ उस दिन मेरे साथ हुई। तो आपको उन्होंने आरोपी घोषित करके आपको जेल में डाल दिया। जी। किस सेक्शन के अंदर डाला आपको? वो सेक्शन 120 बी 396 जो डकैती विद मर्डर है, जिसमें आजीवन कारावास प्लस फांसी की सजा का प्रावधान है, और 412 सेक्शन था। इस सेक्शन के तहत मुझे आरोपी उसमें बनाया गया और फिर मुझे जेल भेज दिया गया। और आपकी आयु क्या थी इस टाइम पे? मेरी आयु उस टाइम 18.5 वर्ष के आसपास थी। BA सेकेंड ईयर का छात्र था मैं और NCC में C प्रमाण पत्र भी मैंने प्राप्त किया था और आर्मी में जाने की मैं तैयारी कर रहा था और लगभग मेरा सिलेक्शन 15 दिन होना तय था, क्योंकि जिसका C प्रमाण पत्र होता है उसका GD में रिटिन माफ होता है, सिर्फ फिजिकल होता है। तो सहारनपुर भर्ती आने वाली थी, आर्मी में जाने वाला था, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। पर आज एक बसी बसाई दुनिया अगर सही रास्ते पर जा रही थी तो उसकी लाइफ ही चेंज होगी। फिर वो उजाले की ओर से अंधकार की ओर चली गई लाइफ। और एक्चुअली हमें पता लग पाया कि मर्डर किसने करा था? मर्डर तो वो जो सुमित कैल था, 1 लाख का नामी चर्चित अपराधी था, उसने ये घटना अपने गैंग के साथ मिलकर की थी और उसके बाद पुलिस ने उसको 25 अप्रैल 2012 को बागपत के छपरोली में एनकाउंटर कर दिया था। उसने घटना की थी। बाकी और घटना करने वाले चंदी लोग थे वे। बाकी इसमें 17 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से जजमेंट से पहले जो 3 लोगों की कैंसर से मृत्यु हुई
और एक का एनकाउंटर हुआ। 13 लोगों का जजमेंट आया, 12 लोग बाइज्जत बरी हुए। एक अभियुक्त को उसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एक इंसान इनमें से, इन सब में से अभी भी कारावास में है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है उसे। और क्या वो भी निर्दोष है? ये तो वो जानता है, उसका दिल जानता है। इस बारे में मैं क्या कहूँगा कि वो निर्दोष है या कि उसने किया है। पर आपको इसके अंदर अननेसेसरली इंस्टिगेट करके आपको फंसाया गया, जी। तो क्या पुलिस के ऊपर प्रेशर था, किसी के ऊपर से, किसी गवर्नमेंट का प्रेशर था, या उनको केस बनाने की जब ज़रूरत थी? इतना बड़ी हाईलाइट घटना हो जाती है तो पुलिस पे प्रेशर तो रहता है, स्वाभाविक बात है। और उनके विभाग का आदमी भी गया था, उनके बीच का आदमी गया था, और मेरी भी संवेदनाएं है उस परिवार के साथ भी, और जो शहीद हुआ उसके साथ भी। उस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन मेरी उन संवेदना, मेरी श्रद्धांजलि मृतक कांस्टेबल को है। अगर आप कंफर्टेबल हो, जब आपको आपके गांव में से पुलिस वालों ने आके अरेस्ट करने की कोशिश करी, तो उस क्षण के अंदर 2011 में आपने क्या उन्हें कहा, किस तरह की आपने उनसे अपील करी? वो क्षण ऐसा था कि क्योंकि उस गांव में मेरी बहन है, और वो गांव छोटा सा गांव है, 17 लोगों पे मुकदमा था, तो लगभग कोई खानदान बचा होगा जिस पे मुकदमा ना हो। तो जिनके यहाँ मेरी बहन थी वे भी सब लोग उठाए हुए थे इस केस में। तो वहाँ से सूचना आना तय था। तो वहाँ से सूचना आई कि ऐसे ऐसे अमित का भी नाम ये इस घटना में बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे एक आदमी और आया था उस दिन यहाँ पे गांव में, अनजान शख्स, वो कॉल डिटेल के आधार पर वो इसलिए बता रहे कि मेरी लोकेशन कैल शिकारपुर की थी, उस गांव की थी, घटनास्थल की नहीं थी मेरी लोकेशन। तो फिर उसी आधार पर आए हुए। तो कोई भी जब पिता को जानकारी हुई और ऐसे ऐसे जिस अपराध से मेरा कोई लेना देना था, ऐसे आपको अचानक से ये पता लगे पुलिस आ रही है पकड़ने, किस अपराध में आ रही है पता नहीं, तो आदमी प्रेशर तो फील करेगा ना। तो कोई भी पिता अपने बेटे को ऐसे ही नहीं दे देगा कि आओ और ले जाओ मेरे बच्चे को। तो मेरे पापा ने मुझे, जो हमारे परिवार से ही थे पड़ोस के, उनके घर पे सुला दिया, और रात को पुलिस आई और मेरे पिता को उठा के ले गई। उसके बाद मेरे पिता की आँख, जैसे लेंस उसमें डलवाया था उन्होंने अपनी आँख में, और उनकी आँख भी बनी थी, और उठा के मेरे पिता को भी उन्होंने टॉर्चर किया। वो आँख ही सबसे ज़्यादा दबाई जिसमें लेंस उन्होंने डलवाया था। उसके बाद फिर शाम रात को उठाया। मैंने ज़िंदगी में ये महसूस किया 18.5 वर्ष की उम्र में कि दहशत में दर्द होता है तो पेट में, या बीमारी में दर्द होता है। तो बिना जो पुलिस की वो दहशत में देखी उस टाइम पे, अपने घर पे तांडव देखा। हमारा सारा सामान खिंडा पड़ा था, पुलिस ने काफ़ी तोड़ फोड़ की हुई थी, खाट हमारी सारी टूटी हुई थी। तो ये चीज़ें फेस करी। तो फिर मैं जहाँ पे बीए के अपने एग्ज़ाम देता था, तो मैं वहाँ पे चला गया। 18.5 वर्ष का बच्चा क्या करेगा जिसके पास पैसे ना हो, पिता को पुलिस ने उठा लिया। मेरी माँ बेहद बुजुर्ग हो रही है, तो मैं भटकता भटकता उस रिश्तेदारी में पहुँच गया। रिश्तेदारी में कुछ ही घंटे मुझे वहाँ गए हुए थे। तभी शाम को 24 अक्टूबर का दिन है, बागपत का सरूरपुर गाँव था, मुझे वहाँ से उठा लिया जाता है इस केस में। 24 अक्टूबर को उठाया था और मुझे जेल भेजा गया 4 नवंबर को। उस बीच में क्या क्या नहीं हुआ होगा और क्या क्या हुआ होगा वो आप सब समझते हैं। जब आपके पिता को उन्होंने उठाया तो उन्होंने इसलिए उठाया कि आप नहीं मिल रहे थे? तो हाँ, और जब वहाँ से मुझे उठाया, वे मेरा हुलिया नहीं जानते थे, मेरी उम्र नहीं जानते थे। तो जब उन बागपत के सरूरपुर से उठाया तो मैंने ऊपर को नज़र दौड़ाई, तो उन्होंने सोचा कि मेरा गांव बागपत में चर्चित गांव है कीठल, तो वो गांव भी चर्चित था जहाँ पे घटना हुई। तो उन्हें लगा कि ये उस गांव का लड़का, पता नहीं वो कैसी नेचर होगी, कैसी उसकी आदत होगी। तो वे आए बिल्कुल तैयारी के साथ, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के, बड़े बड़े हथियार लेकर मुझे अरेस्ट करने के लिए। और हैरत की बात है कि जिनके यहाँ पेपर देता था, उन्होंने हाथ जोड़ के उनके सामने, जो पुलिसकर्मी आए थे उनके सामने, कि ये बच्चा निर्दोष है, इसने कुछ नहीं किया। इतना सा था, मतलब मेरी हाइट भी जेल में बढ़ी, मुझे भी मेरे मतलब जेल में आई। तो उन्होंने मुझे उठा लिया। तो उसके बाद फिर वो मेरे से ही पूछ रहे आके पुलिस वाले कि बेटे अमित कहाँ है। तो मैंने कहा साहब मैं ही अमित हूँ। तो उन्होंने ऐसे मत्थे में हाथ मारा कि यार तुम तो हमारे बच्चे से भी छोटे हो, मेरी आयु आप समझ सकते हो कि मेरा बाहर, जिसका जेल 18 से 21 साल का मैं जेल में हुआ, और बाहर आकर मेरी हाइट भी बढ़ी है कुछ, तो मेरा क्या सोच रही होगी, क्या तर्क शक्ति रही होगी, क्या मेरा वो रहा होगा। तो ये उन्हें मेरे बारे में पता भी नहीं था कौन अमित है, कहाँ का अमित है। सिर्फ एक आधार ये बना कि उस गाँव में इसकी रिश्तेदारी थी, और गलत रिश्तेदारी का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। उन लोगों को न वे उसके पास, बदमाश के पास बैठते थे, क्या मदद करते थे, वे जाने या उसके गांव के लोग जाने। लेकिन मेरा उस दिन 12 अक्टूबर को वहाँ पे जाना मेरी ज़िंदगी का वो सबसे दर्दनाक दिन बना, जो कभी 18 से 30 साल तक मैं मुस्कुरा नहीं पाया अपनी ज़िंदगी में। और पुलिस वालों ने जब आपको देखा कि यार ये तो छोटा ही है एज में, तो उन्होंने कुछ रहम नहीं करा कि शायद हमसे गलती हो गई होगी? कोई रहम नहीं किया।
बैठाया गाड़ी में, कोई ऐसे चूंट रहा था, कोई पीछे से मार रहा था, सब कुछ किया। वे सिर्फ मेरे से पूछते थे कि राइफ़ल कहाँ है। मैंने कहा साहब मुझे तो नहीं पता, राइफ़ल वे ही तो बता पाएंगे। उसके गांव के जहाँ रहता था, जिनके बीच में वो बदमाश रहता होगा, जो उसकी मदद करते होंगे, या जिसका कोई घटना से या घटना से पहले जिससे किसी को कुछ लालच होगा या किसी की रंजिश होगी। मेरे तो कांस्टेबल से रंजिश नहीं थी, घायल कांस्टेबल से कोई रंजिश नहीं थी, और उस गांव में सिर्फ मेरे रिश्तेदार थे और मैं जानता भी नहीं किसी को उस गांव में। तो मैं कैसे बता दूँ राइफ़ल कहाँ है। तो कई दिन तक 24 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच पिटाई होती रही। तो 3 नवंबर को इस केस में धर्मेंद्र नाम का एक अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने भी संजीव के घर से राइफ़ल बरामद करवाई, तब जाकर हमें जेल भेजा इस केस में। अगर आप कंफर्टेबल हो बताने के लिए, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग और होते हैं। दोनों ही आरोपी की, जिसने राइफ़ल बरामद कराई धर्मेंद्र ने, और जिसके घर से बरामद हुई संजीव कर, दोनों की कैंसर से मृत्यु हो चुकी जजमेंट से पहले। अगर आप इस बात को कंफर्टेबल हो बताने से कि जब पुलिस की उन्होंने आपको बेसिकली जेल में डालने से पहले रिमांड या इलीगल रिमांड करी आपकी? हाँ, वो इलीगल तो था, रिकॉर्ड में थोड़ी दिखाया था उन्होंने कि मैं उठा रखा। हालांकि जब मैं उठा लिया था तो कुछ समाचार पत्रों में ये भी आया था कि उस गांव का व्यक्ति उठाया हुआ है, इस केस में पूछताछ जारी। लेकिन उन्होंने मेरी मुठभेड़ दिखाई कि 3 नवंबर को हमें गन्ने के खेत से फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी, और जैसे ही पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची, अमित ने पुलिस पे फायर झोंक दिया और पुलिसकर्मी जान बाल बाल बच गए। आदमी ने कभी तमंचा हाथ में लेकर उसमें स्टोरी ऐसी बना दी कि फायर झोंक दिया, हमारी जान बच गई, तो एक केस और लगा दिया मेरे पे फर्जी। आपको फॉल्सली इम्प्लिकेट करा ताकि हाँ। आपकी अरेस्ट जस्टिफाई कर पाए वो। कि हमने वहाँ से रिकॉर्ड में उन्होंने 3 तारीख में दिखाया और 4 तारीख में जेल भेज दिया। लेकिन उसके बीच 24 अक्टूबर से और 3-4 नवंबर तक क्या हुआ? आपने एक इसमें DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का केस भी आपने 94 का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ गाइडलाइन थी कि जब किसी आदमी को अरेस्ट करते हैं। उसके बाद एक काफ़ी गाइडलाइन ऐसी आई, इसमें योगेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश का केस है, 97 का केस है, अर्नेस बनाम बिहार राज्य का केस है। इन साफ साफ सारे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि किसी अभियुक्त को आप उठाओगे तो आप अपनी पहचान बताओगे, आप उसे वर्दी में अरेस्ट करोगे, आप उसके परिवार को सूचित करोगे, आप उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करोगे। तो वो कहाँ हो रहा था? ना कोई वर्दी में था, ना कोई पहचान था। ऐसे मतलब अरेस्ट ऐसे हो की वजह से पता नहीं कौन आया मुझे लेने के लिए। और पुलिस रिमांड में क्या करती है? मतलब डंडों से मारती है क्या? कभी बहुत निर्लज बातें बोलती है या आपको टॉर्चर करती है किसी प्रकार से? बहुत सारी प्रताड़नाएं उस बीच में हुई, लेकिन मैं गिरफ्तारी के संदर्भ में आपने पूछा कि कोई रिकॉर्ड में उन्होंने दिखाया क्या। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी गाइडलाइंस को CRPC में संशोधन किया था, सारी गाइडलाइंस को मेंशन करते हुए। फिर उसके बाद जब इन चीज़ों का पालन नहीं हो पाता, आज भी उल्लंघन होता है कि जैसे मुझे 24 अक्टूबर को उठाया और 3 नवंबर की मेरी गिरफ्तारी, उन बीच के दिन कहाँ गए? जिस हवालात में मैं बंद किया गया था और उस पिटाई चली, तो कोई किसी सब नियम ताक पे रहते हैं, और कोई मेरा परिवार तो इतना सज्जन था कि कोई सूचना भी नहीं दे पाया किसी को। आपके परिवार को खबर नहीं लगी कि आप मेरे गायब? परिवार को खबर थी, लेकिन वो इतना भयभीत हुआ था क्योंकि मेरे पिता भी कुछ घंटे उनकी कस्टडी में रहे थे। वे मेरे से मिलने भी नहीं आ पाए डर की वजह से, वो दहशत उनके अंदर थी। अब ऐसे ही जैसे तूफान सिंह का एक केस आया था 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी थानों में हवालात में कैमरे लगे होने चाहिए। आपको थानों में तो कैमरे मिल जाएंगे, आज भी स्थिति वही है कि हवालात में कैमरा नहीं मिलने का आपको। हवालात में पता नहीं कौन कितना प्रताड़ित हो रहा है, कैसे प्रताड़ित हो रहा है। और हम पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें बदलाव होना चाहिए। पुलिस हमारी सुरक्षा की अलग होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन की अलग होनी चाहिए। एक आदमी से आप 2-2 काम लोगे तो सही से काम हो ही नहीं पाएगा। ऐसे ही हुआ मेरे साथ भी। चलो, आपको 4 तारीख को फिर बहुत सारे सेक्शन आपने बताया, आपको जेल के अंदर डाल दिया गया। जी, आपने 2 साल बिताए फिर जेल में। 2 साल 4 महीने 16 दिन। एक एक क्षण याद है आपको? बिल्कुल याद है, एक एक दिन गिना, 862 दिन। मैं एक दिन नहीं जिया जेल में, 862 दिन जिए मैंने जेल में। और कौन सी जेल थी? मुजफ्फरनगर जेल थी। मुजफ्फरनगर जेल थी। कि इस जेल के अंदर का वातावरण कैसा था? जेल का वातावरण कैसा हो सकता है आप समझ सकते हो, और जिस आदमी ने कभी कल्पना ना की होगी उसे जेल जाना होगा। जब मैं वहाँ पे एंट्री हुई तो वो बाहर नाम लिखा रहता है, जिला कारागार मुजफ्फरनगर। उसे पढ़ते हुए, उसे देखते हुए आंसू आ रहे थे जब गया। और काफ़ी इस बीच में जो टॉर्चर हुआ था वो आप समझ सकते हो किस हालत में मैं जेल में गया हूँ मैं।
तो घावों के साथ बहुत सारे। काफ़ी घाव के साथ, टूटे सपनों के साथ, टूटे शरीर के साथ उस जेल में गया मैं। और फिर दीवारें देखी, काफ़ी ऊंची ऊंची थी। शुरुआत में तो ये दीवारें मुझे ऊंची लगी, लेकिन जब मेरी आंखें विविध दीवारें ही देखती थी और कुछ दिखता नहीं था, तो ये दीवारें भी मेरी आंख देखते देखते हुए छोटी महसूस होने लगी थी। ये दीवारें, बस सिर्फ दीवारों तक ही जीवन मेरा सिमट कर रह गया था। ये मेरे साथ हुआ वहाँ पे। और जेल के अंदर आप गए तो मतलब किस प्रकार का वहाँ पे कानून व्यवस्था कैसी होती है, और जो कैदी होते हैं उनमें कैसे कैसे डिवाइड करते हैं कि यहाँ पे अक्यूज रहेंगे, आपकी किसी से, क्योंकि इतना मुश्किल समय है, तो किसी से आपकी दोस्ती हुई वहाँ पे कि जिससे कि थोड़ी सहानुभूति मिल जाए, क्योंकि समय भी लंबा है। देखो, जेल में अच्छे लोग भी मिलते हैं और बुरे लोग भी मिलते हैं, दोनों ही लोग होते हैं। अच्छे आदमी हर जगह मिले, अगर बुरे अच्छे आदमी, समाज की बात ले लो, वो तो समाज से काट काट के जीना रखा जाए, वो वाला जीवन है। तो वहाँ ऐसी बात नहीं, कुछ अच्छे बुजुर्ग लोग भी थे जो फैमिली मैटर में आए हुए थे। उन्होंने मुझे समझाया काफ़ी कि ऐसे रहना है, जो कोई जो सुनना चाहता है उसे वही सुनाना। जैसे मैं वहाँ पे बोलता था, मेरे से कोई पूछता था, तू बाहर जाके क्या करेगा, मैंने कहा वही करूँगा जो मैं करता था, पढ़ाई तो करूँगा। तो उन्हें वो बात बुरी लगती थी। क्यों? कोई बुरे से बुरा व्यक्ति भी जो मैंने महसूस करा, वो अपनी संख्या कम नहीं करना चाहता। उसे ये लगता है कि जैसे तू परेशान है, जैसे तेरे गैंग में संख्या है, तो वो बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। किसी का जीवन सुख में नहीं होना चाहिए। अगर आप उनके सामने कलम की बात करोगे, बंदूक चलाने वाले आदमी के सामने, तो उसे कलम की बात समझ में आएगी आपकी? नहीं आएगी। वो ये चाहेगा ये भी बंदूक ही चलाए तेरे तरह। और जेल में आपने ऐसे कुछ आर्टिकल्स में मैं आपने पढ़ रहा था, तो जेल में 2-3 गैंग्स ऑपरेट करते थे। 2-3 काफ़ी गैंग ने न्योते दिए, लेकिन मैं किसी को अपने मन की बात ही नहीं बताई कि मैं क्या करूँगा बाहर जाकर। पर वो जैसे मैं तो खाली पिक्चरों से जानता हूँ, जी, मेरा जी। मेरा बिल्कुल भी वो उसकी तरफ एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन किसी को कोने में धर लेना या फिर हरास करना या धमकियाँ देना या पिटाई करना ताकि वो ज्वाइन कर ले। ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं जेलर साहब ने मुझे अच्छी बैरिक में अच्छे लोगों के बीच में रखा हुआ था। अच्छा। और फैमिली मैटर के ही लोग थे ज़्यादातर। मैंने कहा ना, जेल में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, दोनों ही तरह के होते हैं। आपको कोई ज़बरदस्ती किसी रास्ते पर नहीं लेके जा सकता जब तक आपका खुद मन नहीं करने का। काफ़ी लोगों ने कहा, हम तेरी ज़मानत करा देंगे, हम तेरे लिए ये व्यवस्था कर देंगे, तुम हमारे लिए काम करना। पर मेरी वो रानी थी, और ना ये क्या काम करना? वही जो उनके काम है, नंबर 2 के काम। किसी के साथ लूट खसोट करना, उनके लिए काम करना, मतलब जो उनका पेशा है, हाँ। जो क्राइम का पेशा है। और क्या वे ऑफिस का काम थोड़ी कराएंगे मेरे से? तो ये उन्होंने बोला था मुझे, लेकिन मैंने सुना सबकी, करी अपने मन की। मेरा वो रास्ता नहीं था, ना मेरे परिवार का रास्ता था। वो तो जो बिना बात का कलंक लगा था, उससे ही मिटाने में मुझे 12 साल लग गए। कलंक के जीवन में मैं जीना भी नहीं चाहता था अपने आप को, और ना इस कलंक को लेकर मैं मरना चाहता था। कभी सुसाइड का भी ख्याल नहीं आया। हमेशा यही आया कि ये ज़िंदगी मुझे जीने के लिए मिली, मरने के लिए नहीं मिली। चाहे इसमें कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी प्रताड़ना आ जाए, कोई अगर मारी तो दे, मर जाऊँगा, लेकिन अपना आप नहीं मरने का खुद से। और इन 2 साल के अंदर आपसे आपके परिवार वालों को मिलने की इजाज़त मिली? क्या आपसे हाँ, मिल पाए मेरे वो? मेरे मेरे पिता आते थे, और समय समय पे भी आते रहते थे। शुरुआत में तो 15 दिन में आए, बाद में तो एक 1-1.5 महीने में वे आने लगे थे। 1 महीने में तो उन्हें आना ही होता था कि मैं मिलने जाता हूँ। कुछ पैसे दे के आते थे मुझे, और मिलने से, जो एक परिवार से मिलने से उस समय जो वहाँ टाइम से कट जाए, जो फिर 1 महीने का इंतज़ार रहना कि कोई आएगा, तो वो मुलाकात का भी समय ऐसा रहता था जैसे पता नहीं आज कोई त्यौहार हो, कोई जब मिलने आता था। कितनी देर मिलने का मौका मिलता है? 15-20 मिनट, बस। आधा घंटा मुश्किल से। आधा घंटा तो मैं ज़्यादा ही बता, 20 ही मिनट मानो, 20-25 मिनट मिलने का मौका मिलता था। और फिर वो जब वे जाते थे, जब तक वे गेट में दिखने बंद नहीं होते थे, तो हम एक दूसरे की तरफ को ऐसे करते रहते थे। फिर बताइए, सॉरी। फिर आ जाते थे अपना, मैं अपनी बैरक की ओर लौट आता था, वे रोते हुए अपने गाँव की ओर चले जाते थे। और आपने बताया आपके परिवार के अंदर जो पिता है, माता है, वो गांव से ज़्यादा बाहर निकले नहीं, आप गांव खुद से ही? ज़्यादा बाहर नहीं गए मेरे माता पिता। मेरे पिता तो कुछ गए भी हो गए, मेरी मम्मी तो कभी गांव से बाहर ही नहीं गई। और आज के आधुनिक युग में एक जान के बात आश्चर्य होगा कि मेरी मम्मी का कोई बैंक में अकाउंट भी नहीं है आज के उसमें। मेरी मम्मी इतनी बुजुर्ग हो रही है, सीधी है। आज मेरे पिता की आयु 74 है, और मेरी माता की आयु 72 या 71 के आसपास है। जी। तो जब अभी आपकी 31 होने वाले हैं, 31 का आपका जन्मदिन आएगा, जी, जी, तो उस टाइम पे तो आप गए थे, तकरीबन 15 साल हो गए इस बात को। जी। 12 साल हो चुके 12 साल हो चुके हैं। तो उस टाइम पे माँ बाप की समर्थन में कोई नहीं खड़ा हुआ, परिवार का कोई और देखो, रिश्तेदार? एक बात होती है
कि जब बात बिगड़ जाए तो क्या क्या कहती है दुनिया, और जब बात बन जाए तो क्या क्या नहीं कहती है दुनिया। उसी बीच के बीच में आप समझ जाओ कि बात बिगड़ चुकी थी। हमारे समाज की विडंबना ये है कि जब किसी पर आरोप लगता है उसे न्यायालय का फैसले का इंतजार नहीं करता, उससे पहले ही वे ऐसा अपराधी बना दे। वे अगर कोई आस पड़ोस का उनके पास जाता भी था तो वे हिम्मत बंधाने के बजाय उन्हें ये कहते थे कि क्योंकि इतना बड़ा केस था, इतना बड़ा सेक्शन था कि वो कभी आ नहीं पाएगा, तो ये बोलते थे कि मेरी मम्मी से कि रो मत, अब तो तुझे पूरी ज़िंदगी रोना। तो आप देखो उन्हें हिम्मत में, ये रिश्तेदार हैं? ये आस पड़ोस कह लो या गांव के कुछ लोग कह लो कि रो मत, अब तो तुझे पूरी ज़िंदगी रोना, वो तो नहीं आ पाएगा, वो तो बुजुर्ग होकर आएगा। अब जब अपने फूल से बच्चे के बारे में कोई ऐसा सुने, और मैं अपने माँ बाप की सबसे छोटी संतान हूँ, तो आप कोई बात नहीं, हम वेट कर सकते हैं। समझ सकते हो कि उनके ऊपर क्या नहीं बीती होगी। कि फिर कहते थे कि अब बुजुर्ग होकर आएगा। जैसे फिर मेरे पिता मेरे से मिलने भी आते थे तो मेरे मन में पढ़ाई भी छूटी थी, सेना में जो जाने का सपना भी मेरा टूटा था। तो मैं जेल में बोलता था अपने पापा से कि पापा मेरी पढ़ाई छूट गई। तो मेरे पापा ये बोलते थे कि कोई बात नहीं बेटे, क्योंकि मेरी BA सेकंड ईयर अधूरी शिक्षा थी, वो पूरी नहीं हुई थी 15 दिन में आर्मी होने वाली थी आपकी। तो मेरे पिता बोले कोई बात नहीं, तो अपने आप को 12वीं समझ ले कि तू 12वीं पास ही है, हिम्मत बनाने के लिए। तो लेकिन एक आस के साथ भी वापस लौट आते थे कि पता नहीं, और मुझे भी वो वहाँ पे शुरुआत में मेरा मन नहीं लगा। बाद में जब मैं सोचा यही जीवन है, यही जीवन काटना है, तो मैं अपना मन ऐसे ही बना के वहाँ रहने लगा। हर टाइम मैं रो भी नहीं सकता था। तो वहाँ पे मैं शाम को आरती होती थी मेरी बैरिंग में, पूजा मैं करता था वहाँ पे। और भगवान से एक मैं ईश्वर को धन्यवाद बहुत ज़्यादा दूंगा। मैं अगर यहाँ तक पहुँचा तो उसमें ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा वरदान मेरे ऊपर है कि यदि मेरी ज़िंदगी में संघर्ष लिखा गया था तो उसने मुझे, ईश्वर ने हिम्मत भी दी और मुझे जीत भी दिलाई। उसका एक ताज़ा पहलू मैं आपको बताता हूँ। जेल की बैरिक में मंदिर था, मैं पूजा करते हुए ये बोलता था कि मैं कहा ये भगवान, क्योंकि मैं कॉलेज में जाता था, मेरा रस्सी बन रहा था। वे दिन बहुत अच्छे होते हैं हर किसी युवा के लिए जब वो कॉलेज स्कूल से निकल कर कॉलेज लाइफ में आता है कि, और पेपर भी कोई देता हो, वो NCC की परेड करना, वो नए नए दोस्तों से मिलना, नए नए टीचर का आशीर्वाद मिलना आपको, प्रोफेसर का। तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करता था, मैं हे भगवान मेरे पुराने दिन लौटा दो। और वो हुआ 2.5 साल बाद। ठीक 2 साल मेरे हो रहे थे, 3 साल में जेल में रहा, उसी कॉलेज में, उसी क्लास में, उन्हीं गुरुजनों के बीच। बच्चे तो नहीं मिल पाए जो मेरे बैचमेट थे, मुझे वहीं से अपनी स्नातक की पढ़ाई करने का ईश्वर ने अवसर दिया। और सबसे बड़ी बात रही, मेरे माइंड में 1% भी कभी ये कभी भी क्लिक नहीं हुआ कि मैं अपराध की ओर जाऊँ। मेरे मन में हमेशा ये रही कि ये जो दाग लगा इसे मिटाना है और तुझे शिक्षा का रास्ता चुनना है। कभी ये भी ख्याल नहीं आया कि मैं सुसाइड करूं, कभी नहीं आया। तंगी झेली, भुखमरी झेली, कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं सुसाइड करूं। हमेशा मन से एक विचार निकलता रहा कि ज़िंदगी तो जीने के लिए मिली, मरने के लिए थोड़ी मिली। मरना तो बहुत आसान काम है, सबसे कठिन काम ही जीना है। और मुसीबत से भागना नहीं चाहिए, फेस करना चाहिए। तो मैं तो मुसीबत को फेस करता गया, भगवान हिम्मत देते गए, मैं अपने रास्ते पर चलता गया। मेरी नीयत में खोट नहीं था कि मैं वो करता, मैं तो अपने रास्ते पर चला। जब सब कुछ ऐसा चल रहा था तो मैं अपने से नीचे वाले लोगों को देखता था जो आसपास बेचारे, जिनके ऊपर छत भी नहीं है। तो जब 18.5 साल की उम्र में मेरा परिवार भी छूट गया था, और मैंने अपने ऊपर एक कोट्स लिखे थे कि विचार बनाए थे कि मैं खुद की जो मेरी लाइन है कि मैं अनाथ हूँ, मैं गुजरा हुआ हालात हूँ, और महकूंगा एक दिन मैं भी अपनी खुशबू से, क्योंकि मैं खिलता हुआ गुलाब हूँ। और मुझे महकने का मौका मानने ने अल्लाह ने दिया। ये इन्हीं चीज़ों के साथ जो आर्मी में आदमी जाता है वो तन कर मन का कमज़ोर नहीं होता। तो मैं तो ये केस एक आर्मी के जमाने, आर्मी में मैं जाता, वहाँ भी तो लड़ते हुए मरता मैं जी। वहाँ कोई सुसाइड थोड़ी करता है, सामने से जब गोली चलती या कुछ भी होता है, बॉर्डर पे सब काम होते हैं। तो मन में कभी ज़िंदगी से प्यार है, लेकिन ये नहीं है कि उससे बुजदिल पड़ने में जीऊँ या मैं सुसाइड कर लूँ। जितने सांस ईश्वर ने लिख रखे, सुख में लिख रखे चाहे दुख में रख रखे, इस संकल्प के साथ मैं तो अपनी ज़िंदगी जिया, आगे भी ऐसे ही जीऊँगा अपने लिए। पर अब थोड़ा परिवर्तन ये आया कि अपने लिए नहीं जीना, औरों के लिए जीना अब जा, क्योंकि मैं मौत को बेहद करीब से देख के आया। मौत क्या होती है, ज़िंदगी और मौत के बीच के तो फासले होते हैं जो आपको किरदार नहीं मारना। किस प्रकार से आपको फांसी की सज़ा हुई थी? जब आप 24 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में रहे हो और पुलिस वाला शहीद हुआ हो तो आपके साथ क्या क्या टॉर्चर नहीं हुआ होगा। जब सबसे बदतर तरीके का टॉर्चर। सबसे बदतर तरीके का टॉर्चर हुआ। ये उंगली आज भी मेरी टूटी हुई है,
पैरों से चल नहीं पाता हूँ, कानों में करंट दिया गया, नाकों में को पानी उतार दिया मेरे। तो ये कानों में करंट दिया गया? कानों में करंट दिया गया था मेरे। तो ये चीज़ें मेरे साथ जब हुई, और जब खून से लथपथ शरीर आपका टूटे सपने के साथ, टूटे हुए शरीर के साथ आप फर्श पे पड़े हो और आप हाथ जोड़ कर ये कह रहे हो साहब मुझे गोली मार दो, तो ये कोई आम शब्द नहीं निकल रहे थे मेरे मुंह से। आजकल का युवा 2 मिनट किसी से प्यार भरी बात कर लेगा, उसे बोलने लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मेरा खुद का विचार क्या निकला, इंसान सबसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करता, खुद से करता है। जब आपका शरीर जीव बर्दाश्त करनी बंद कर दे और उस परिस्थिति में आप ये कहो कि साहब आप मुझे गोली मार दो, तो जीने की इच्छा तो ख़त्म हो गई थी। और उस वापसी के बाद अगर कोई आपके सामने बैठा तो मन कितना मजबूत होगा। मन गलत तो नहीं है, उस टाइम पे भी मेरे सामने 2 विकल्प से, इतनी पिटाई के बाद ये तो अपराधी बनता मैं, इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद। मेरा कोई जेल में हौसला नहीं, हौसला मेरा जो उद्देश्य था बाहर आके मुझे पढ़ाई करनी, आप जब तक आप उस गलत मन में सोचने की नहीं, तो कोई आपको ले जा ही नहीं सकता गलत रास्ते पे। जेल में मैं इतने दिन रहा, गलत अब लोगों ने बहुत मुझे ऑप्शन दिए, मेरा मन वहाँ परिवर्तित नहीं हुआ, बाहर परिवर्तित नहीं हुआ कि आर्थिक तंगी झेल रहा था। एक चीज़ मैंने तो सारी चीज़ एक चीज़ साथ में, शारीरिक भी प्रताड़ना फेस कर रहा था, मानसिक रूप से मैं टूटा हुआ था, आर्थिक रूप से टूटा हुआ था, लेकिन एक हौसला था कि मुझे वापसी करनी। और इसी वापसी के साथ कुछ भी, जिस चीज़ ने मुझे टेंशन दी, गांव में मैं गया, मुझे लगा लोगों ने मेरी शिक्षा के बारे में पूछा, मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा, मजाक बनाई, लेकिन मैं गांधी जी की थ्योरी पे काम किया और उन्हें अपना आदर्श मानते भी हूँ, अपने व्यवहार में जीता भी हूँ। मैं अपना प्रदेश ही छोड़ दिया, अपने माँ बाप से नहीं मिला, फ़ोन पे बात करता रहा, जिस चीज़ ने मुझे टेंशन दी मैं सुसाइड कर दिया। और मेरा नियम भी है ज़िंदगी का, लेकिन मैं ज़िंदगी को अच्छे माहौल में जीना चाहता था, कलंकित जीवन में मुझे जीना ही नहीं। जब आप जेल के अंदर थे तो आपके पास, आप बात कर रहे थे कि आपका साहस आपने खुद बनाया अपना, कोई वो रीडिंग के लिए कुछ सामान देते थे कि आप कोई किताबें पढ़ सकते हो, लिखने के लिए कोई पेपर देते थे? पेपर तो परमिशन लेकर मिलता है जेल में। अच्छा। बिना परमिशन के आप कुछ भी नहीं रख सकते। अगर आप कोई लेटर भी लिखोगे तो पहले वो जेलर साहब द्वारा पढ़ा जाएगा, उसके बाद ही वो बाहर पोस्ट होगा, तो वो भी परमिशन लेकर होता था। या आप न्यायालय के परमिशन से अपने लिए कुछ व्यवस्था करा सकते हो। जैसे मेरी आंखों में दिक्कत हुई थी जेल में, तो मैंने न्यायालय की परमिशन लेकर मुझे हॉस्पिटल में दिखाया गया था, बार हॉस्पिटल में, और काफ़ी ये चीज़ें मेरे साथ हुई वहाँ पे। और रही बात किताबों की, किताबें वहाँ रख सकते हैं, किताबें पढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं। आपने खूब किताबें पढ़ी वहाँ पे? मैंने वहाँ पे किताबें भी पढ़ी, और किताबें के बैठ जो आदमी वहाँ पे हर टाइम सोचता है, दिमाग का काम सोचने का ही तो है, सोचते सोचते पता नहीं आदमी किस गहराई में डूबता है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे मन में वहाँ ख्याल भी आया क्या करना है। तो बहुत से लोगों को मैं परेशान भी देखता था अपने आसपास, लोग झूठे आरोप में बंद थे, तो अपनी पीड़ा के साथ साथ में उनकी पीड़ा भी नोट करता था। एक दिन मैं काफ़ी परेशान था सोच के कि लाइफ में होने वाला क्या था, हो क्या गया, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं करी थी। तो फिर बाहर आकर मुझे लगा कि जिस और भगवान ने इस रास्ते को मुझे दिखाया, कि अब तक किस लिए दिखाया, तो मैंने जेल से ही सोच लिया था कि मुझे अब एडवोकेट बनना। तो बाहर मेरी बीए की पढ़ाई अधूरी थी, बाहर आती मैं उसी रास्ते पर दौड़ा जो मेरा शिक्षा का अधूरा था, और उस चीज़ में मैं जीने लगा। आपकी फिर इवेंचुअली आपने जेल से बाहर कैसे निकले, अपना नाम क्लियर कैसे करा? जेल से बाहर मेरी काफ़ी मशक्क़त के बाद मेरी 7 फरवरी 2014 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से मेरी बेल हुई। उसके बाद रिहाई की प्रक्रिया में काफ़ी टाइम लगा, कुछ संसाधन जुटाने पड़ते हैं, जमानती भरने पड़ते हैं। तो 14 मार्च 2014 को मेरी रिहाई हुई, और फिर मैं बाहर आ गया। बाहर मुझे घर आए 2 ही महीने हुए थे, लेकिन उस टाइम पे मैं 18.5 साल का था, 21 साल का मैं जेल में हुआ। मुझे समाज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि समाज कैसा होता है। जब मैं बाहर आया तो मुझे इतना हीन भावना से देखा गया कि आदमी जेल से आया, वो आया। तो मैं 2 ही महीने रह पाया अपने आसपास के माहौल में, घर के। फिर मेरा घर वो फिर छूट गया। फिर मैं गुड़गांव गया। गुड़गांव एक ऐसा शहर है जिसने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया और ज़िंदगी के डिसीजन लेना सिखाया। तो वहाँ भटकता हुआ मैं जानता भी नहीं था मैडम को, ना जो सर थे ना उन्हें जानता था। अजय चौधरी जी बार के अध्यक्ष है, वंदना मैडम, उनके पास मैं लंच टाइम में शहीद भगत सिंह ब्लॉक में पहुँच जाता हूँ। और बहुत हल्का सा था मैं, दुबला पतला सा, और मैं बोला मैडम आप मुझे अपने पास रख लो। तो सर भी बैठे थे वहाँ पे, और दीपक सर थे, तीन लोग ये थे। कहा कि हम तो आपको जानते भी नहीं, हम आपको कैसे रख लें। मैंने तब तक उन्हें अपना केस नहीं बताया था। तो कह रहे कि आप आधे घंटे का समय दो, आप क्या करते हो। मैंने बताया मैं बीए का छात्र हूँ ऐसे, और मेरे पास कुछ खाने पीने के लिए पैसे भी नहीं है, और मैं छोटी मोटी नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ, और मुझे एडवोकेट ही बनना है।
तो वे मेरे तरफ को देखे ऐसे, तो उन्होंने मुझे आधे घंटे बाद बोला ठीक है आप हमारे साथ रहोगे। असिस्टेंट के तौर पर, मुंशी के तौर पर उन्होंने मुझे रख लिया। उन्होंने कहा कितने पैसे लोगे, मैंने कहा जो आप दे दोगे। तो उन्होंने मुझे 3,000 रुपये दिए प्रति माह। उनमें मेरा काम नहीं चलता था। यहाँ पे गुड़गांव में भीम चौक के आसपास संदीप जी रहते थे, वेस्ट यूपी के हमारे एक साथ थे, उन्होंने मुझे आसरा दिया और उन्होंने कहा कि अमित से हम पैसे नहीं लेते, इसके बेचारे की आमदनी कम है। तो लेकिन मैं उस हिसाब में रहना भी नहीं चाहता। मैं कहा था आप 1,000 ही रुपये लो पर मेरे से ले लो, ऐसे मेरे से रहा नहीं जाने का। तो वे 1,000 ही रुपये मेरे से रूम के लेते थे, बिल्कुल ना के बराबर। तो उनका भी धन्यवाद है, उन्होंने बुरे वक्त में मुझे आसरा दिया। फिर शाम को गुड़गांव गांव में एक बाज़ार भरता है, वहाँ मैं शाम को कैलेंडर बेचता था। और इन 8 महीने मेरी ऐसी स्थिति रही कि मुझे एक ही टाइम का खाना मिला। अखबार में देखता था धार्मिक आयोजन कहाँ है, मैं सड़क पर लाइन में लग कर खाना खाता। 5 किलोमीटर की दूरी के बीच में जहाँ कहीं मुझे भंडारा या खाने की व्यवस्था दिखती थी, कोर्ट से उस रूम तक, मैं रोज़ ऐसे ही खाना खाता था। कोई मंदिर के बाहर बांटता था या कहीं कोई भंडारा कर रहा था, कोई कुछ ऐसा करता था। जब लंच टाइम में वंदना मैडम ये बोलती थी कि अमित जाओ बेटा लंच कर आओ, तो मैं कोर्ट का चक्कर लगाता था, गुड़गांव कोर्ट कर पानी पी के आके बैठ जाऊँगा। लेकिन कभी मैडम को भी मैं सो ये नहीं होने दिया कि मैं भूखा हूँ। पैदल जाता था, 5 किलोमीटर पैदल आता था। ये तो इतनी ज़िंदगी दर्दनाक मोड़ से मेरी होके आई है वहाँ से। बहुत मतलब फेस किया उस टाइम पे। 100 रुपये की जर्सी में पहनता था जिसमें मेरी ठंड भी नहीं रुक पाती थी, जो गुड़गांव के सदर बाज़ार से ख़रीदता था मैं। जैसे तैसे करके अपना आपको समेट के यहाँ लाया हूँ मैं। और आपके माता पिता या और आपने बोला आपके और भाई बहन है, आप सबसे छोटी संतान अपने माता जी पिता जी, की। उनकी बहनों की मेरी शादी हो रही है और भाई भी टाइम पे स्टूडेंट ही थे। पिता मेरे छोटे से किसान हैं जो आशीर्वाद अपना दे सकते थे, लेकिन उनकी सामर्थ्य नहीं थी कि वो मेरा खर्च उठा दे कुछ में। और मेरी खुद में भी एक इच्छा थी कि मैं बुजुर्ग आदमी को इस तरह से परेशान करूं। तो इसी इन लोगों को पता था कि आप गुड़गांव में खुद अकेले सर्वाइव कर रहे हो, स्ट्रगल कर सब रहे हो? कुछ पता था, बात होती थी परिवार से, पापा से बात होती आप थी। झूठ बोलते थे फ़ोन पे, मैं एकदम ठीक हूँ? मैं तो 12 साल में कभी अपने पिता को कोर्ट में नहीं लेकर गया, कभी अपने भाई को लेकर नहीं गया। उन्हें यह भी नहीं पता किस अदालत से फैसला आया और कौन वकील है, कैसे क्या हुआ, कैसे हम इतना फीस दी, कुछ नहीं पता उन्हें। बस उनका आशीर्वाद मिला मुझे। और हाँ, इस यात्रा में मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे आए जिन्होंने, मैं तारीख के सफ़र पर जब आर्थिक और मानसिक पीड़ा लेकर मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच बस की दूरी तय करता था, 500 का नोट मेरे दोस्त हर दोस्त तैयार रखते थे और 500 के नोट में ही मेरा जीवन अब तक का कटा है। और 500 का नोट वो ऐसा रहता है जैसे एक दोस्त से मैंने 500 रुपये ले लिए, 5 दिन की या 6 दिन की तारीख मिली, तो फिर वो सिर्फ मुझे 500 रुपये नहीं उस बीच में कमाने थे, मुझे 1,000 रुपये कमाने थे। 500 रुपये का मुझे कर्ज उतारना था और 500 रुपये फिर उस तारीख के लिए मुझे व्यवस्था करनी थी। तो 500 का दिमाग में, वो 500 का नोट वो घूमता ही रहा मेरे दिमाग में कई साल तक कि उससे लेने उससे लेने। वो एक ऐसा चक्र बना, रखा किसी का नहीं मैंने, जिससे लिए उसके पैसे वापस दिए, लेकिन वो चक्र ऐसा बना कि उस चक्र में ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसने 500 का नोट ना दिया हो। तो मेरी बहुत मदद दोस्तों ने भी करी। और LLB के दौरान मेरी जो फीस वीस की व्यवस्था होती है वो मेरे भाई ने की थी। आपके बड़े भाई? हाँ जी। और लेकिन ज़िंदगी के कुछ संघर्ष ऐसे होते हैं कि जो खुद ही करने होते हैं। और उस बीच में मेरठ में मेरे साथी है प्रशांत जी, जिनके पास मेरे भाई मुझे छोड़ कर गए थे। वो ज़िंदगी में मतलब आया दोस्त बन के था, लेकिन आज परिवार का हिस्सा है। काफ़ी उन लोगों ने भी मेरी बहुत मदद करी। बहुत सारा जीवन लोगों ने मुझे प्यार आशीर्वाद बहुत दिया। यदि आपको बताऊं तो शायद मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है कोई किसी को बैठाना पसंद नहीं करता, लेकिन मैं शायद आपको पहला व्यक्ति इसलिए नजर, मुझे सिर्फ लोगों ने बैठाया नहीं, अपने दिल में जगह दी। आपको लगता है भारत के अंदर जो लोग जेल में जाते हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा लोग हीनता से व्यवहार करते हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं और उनको प्रताड़ित करते हैं? जेल के बारे में मैं जेल तो पता नहीं किसके उसमें योग लिखा। मान लीजिए किसी के परिवार में किसी का फैमिली मैटर हो गया, आजकल आप दहेज में देखते भी होंगे जी। एक की गलती के कारण कितने लोगों के नाम लिखे जा। उन्होंने कभी जीवन में ये थोड़ी सोचा था कि हम जेल जाएंगे, लेकिन वो योग था उनके हिस्से में। तो जेल तो चले जाते हैं झूठे मामलों में, सच मामले में, लेकिन हीन भावना से जो मामले सच में जाएगा तो वो तो अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। उसे कहीं ना कहीं ये मन में ये रहेगा कि हाँ तूने ये किया है। जिस आदमी ने कोई अपराध नहीं किया और वो बाहर आकर हीन भावना का शिकार होगा, निश्चित रूप करने वाला कभी हीन भावना का शिकार नहीं होने का, उसके मन में तो संतुष्टि रहेगी कि तूने किया है। हीन भावना वही तो मानने का ना जिस आदमी ने कुछ किया ना हो और वो आदमी जेल से चला जा। और मेरा समाज के बारे में तो यही मानना है, मैंने मेरी जो LLM का
टॉपिक रहा हो भारत में कैदियों के अधिकार एवं कारागार व्यवस्था में विश्लेषणात्मक अध्ययन रहा। तो उसमें समाज का भी एक मेरा जो है चैप्टर रहा। समाज के बारे में मेरा तो यही विश्लेषण रहा है कि हमारे समाज में वो ताकत है, अगर वे चाहे तो किसी आदमी को, वहाँ से निकले हुए आदमी को भी, उससे वे सपोर्ट करके किसी अच्छे रास्ते पर भेज सकते हैं, और उसकी वे निंदा करके, हीन भावना करके, अगर उसने कुछ भी ना किया हो तो वे अपराध के रास्ते पर धकेल सकते हैं। हाँ, इस बीच में अगर कोई मेरे बारे में भी जो है काफ़ी गलत सलत कहा, किसी ने अपराधी कहा, किसी ने कहा वापसी नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने इन 12 साल तक सबकी सुनी। मैंने किसी को कोई रिएक्ट ही नहीं किया कि मुझे उनकी बातों से कोई फ़र्क पड़ रहा। गुस्सा तो बहुत आया होगा। गुस्सा भी नहीं आता अब मुझे, सच बताऊँ तो। बात सुन लेता हूँ सबकी, लेकिन उनके जो ताने मिले उनके तानों पर मुझे कभी गुस्सा नहीं आया। उनके तानों से मैंने खुद को तरासा। जो भी बोलते थे उसका हमेशा उल्टा किया। आपकी जो बेल हुई थी उसके लिए केस किसी और ने, आपने किसी को अरेंज करा था, किसी लॉयर को लड़ने के लिए आपका केस? इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडवोकेट थे, उन्होंने मेरे से ना के बराबर में ही फीस ली थी। उन्होंने मेरी वहाँ पे मदद की, और एक सज्जन है जिन्होंने मेरी इस दौरान मदद करी। मेरे परिवार की तो वहाँ पे वो भी थी कि वे वहाँ तक इलाहाबाद तक चले भी जाते। जैसे तैसे करके वो आदमी हमें मिला, वो मेरी बेल करा के लाया, फिर मैं बाहर निकल और पाया। आप संपर्क में कैसे आए इनके जिन्होंने आपकी बेल कराई थी? वे मेरे भाई यार के संपर्क में थे, मैं तो अंदर था उस टाइम पे। अच्छा। तो उन्होंने उस टाइम पे मेरी व्यवस्था करके मेरी जमानत कराई थी। चलो, आपकी बेल हो गई, लेकिन केस के अंदर आपका मैटर, मतलब आप पूरी तरह तो मेरी उभर ही नहीं बेल पाए। हुई थी, और बेल होने के बाद भी ये बहुत, बेल हुई थी, केस ख़त्म नहीं हुआ था। बेल होना और केस ख़त्म होने में अंतर है। जी जी जी। हाथ पकड़ने में, हाथ छोड़ने में भी अंतर है। सारी बातें आप इसमें समाहित कर दी। हाथ पकड़ने में, हाथ छोड़ने में बहुत अंतर होता है। जी। तो उसके बाद मैं बताया था कि बहुत संघर्ष हुआ। मैं ये छोड़ दिया, वहाँ पे गुड़गांव में कैसा जीवन जिया, मेरठ में कैसा जीवन जिया मैंने। लोग मिलते गए मुझे। हमेशा ईश्वर को मैं एक धन्यवाद दूंगा, मुझे अच्छे लोग बहुत मिले, कोई बुरा लोग नहीं मिला। न बुरे का से मैंने ये सोचा कि इसकी मदद ले लूँ, नहीं, मैं पास तक नहीं आने दिया अपना आपको, अगर पता ये लगा तो। ऐसे ही फिर वहाँ पे वकील साहब मैंने किए हुए थे, उनकी सारी फीस मैंने जुटाई। एक मेरे दोस्त है जो उस दुनिया में नहीं है, वे उन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी, आशीर्वाद दिया अपना। उनके भाई भी ने भी मेरी मदद करी। वे एक जिम्मेदारी पोस्ट पे है, तो मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने मेरी मदद करी, बहुत सारे दोस्तों ने मेरी मदद करी। और ये जो फीस वीस की व्यवस्था हुई एडवोकेट की, ये सारे मेरे से जुड़े हुए लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, उन्हीं लोगों ने सबने इकट्ठे करके फीस की व्यवस्था करवाई। तो आप 3,000 रुपये की मुंशी की नौकरी कर रहे थे, साथ में अपना केस भी लड़ रहे थे, जी, अपना जी। नाम फ्री करने के लिए। जी, जी। और गाँव में रह रहे हो, जी, जी। एक कमरे के अंदर। जी। और अब आपकी ज़िंदगी में क्या है कि मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, पैसे कमाने दोबारा से, अपना नाम फ्री करना है, क्या चल रहा है आपके दिमाग में इस टाइम पे? मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे बात बताऊंगा। पैसे कमाने तो मैं किसी और चीज़ में कमा लूँगा। मेरे मन में जो ये दाग लगा था, मैंने सिर्फ अपनी कलम चलाई, बंदूक नहीं चलाई मैंने। तो अब मैं अपने लिए नहीं जीना, मैंने पहले भी कहा है, अब मुझे औरों के लिए जीना। ऐसा कोई इंसान जो पीड़ित होगा, ऐसा कोई इंसान जो उस दलदल से बाहर आना चाहता होगा, तो मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं उसके लिए ईमानदारी से खड़ा रहूँगा 24 घंटे। 10 से 5 वाला वकील भी नहीं बनना मुझे। 2013 में आप निकले, आपने 2014 में निकला। 2014 में निकले। जी, जी। और आपने ये नौकरी करी। फिर आपका केस तो अभी हाल फिलहाल में ही, अभी 27 सितंबर 2023 को मेरा माननीय न्यायालय का फैसला है। उसमें बाइज्जत बरी हुआ मैं। इतने साल लग गए? इतने साल लग गए, लेकिन इसमें माननीय न्यायालय की भी कोई इसमें गलती नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेरा अकेले का केस नहीं था, बहुत सारे केस पेंडिंग है, और रोज़ ही फाइलों पे सुनवाई होती है। तो जब भी मेरा नंबर आता था तो मेरी सुनवाई होती थी। तो ये 9 साल आपने कोई और, जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी आदमी आगे चलाता है, दोस्तों यारों से जुड़ने की सोचता है, कोई नया लाइफ पार्टनर ढूंढता है और काम करता है, पर क्या ये केस आपकी सेंटर ऑफ अटेंशन रहा कि यही माइंड में यही चीज़ घूमी। आपने बहुत अच्छी बात पूछी। बहुत से लोग पूछते भी थे कि आदमी की पर्सनल लाइफ भी होती है। 18 से 30 साल की उम्र में कोई आदमी मुस्कुरा ना पाया हो। और देखो एक चीज़ बताओ, कोई भी लड़की हो, अगर वो किसी लड़के से जुड़ेगी, हर लड़की का एक अलग अलग दिमाग होता है कि उसे उससे क्या चाहिए। कोई तो सोचेगी बहुत पैसे वाला हो, कोई सोचेगी जिसके साथ तुम्हारा कोई जीवन साथी हो वो ऐसा हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। अगर कोई जुड़ती भी तो मेरे पास तो छत भी नहीं थी, कोई जुड़ती तो जेब में पैसे नहीं थे मेरे पास। दूसरा, मेरे मन में कभी ख्याल ही नहीं आया कि वो भी एक लाइफ होती है। इन 12 साल में मैं सिर्फ एक ही
उस 500 के नोट तक मेरा जीवन सिमटा रहा कि ये 500 उससे लिए हैं, उसके इतने दिन में लौटाने हैं, फिर वहाँ पर जाने की एक तैयारी करनी। एक दिन पहले वो आदमी पे प्रेशर आ जाता है तारीख पे जाने से पहले कि कल जाना है वहाँ पे। वो जो दिमाग में वो बात बनी रहती है कि हाँ भाई उस दिन जाना है वहाँ पे। और सिर्फ वो जो ट्रायल है वो फाइल में नहीं चलता, वो आदमी के दिमाग में चलता है हर टाइम। वो प्रेशर वो हर टाइम फील करता है उस चीज़ का। कहीं भी मैं दूर भी जाने की सोचता था या कुछ अच्छा भी करने की सोचता था, सरकारी नौकरी मेरी लगनी से, सरकारी नौकरी का मैंने आवेदन भी नहीं किया। सच बताऊँ, मुझे जब करनी थी, आर्मी में जाने का था, वो मैं टूट गया था। तो उस बीच में मुझे ये था कि मैं जैसे मेरी आर्थिक स्थिति ख़राब थी तो कुछ प्राइवेट ही काम कर लूँ, लेकिन प्राइवेट पे कौन रखता मुझे। तो मेरे तो दिहाड़ी मजदूर वाली स्थिति रही इनमें। मैंने बताया मैं अदालत का खर्चा देखूँ, अपना खुद का रहने का खर्चा देखूँ, या मैं पढ़ाई करूँ, या मैं वो वाली लाइफ जीऊँ। तो और दूसरी बात सच्चाई ये भी है, हर उम्र का एक अपना अलग ही टाइम होता है जी। 18 से 30 साल जहाँ व्यक्ति अपने सपने, अपने कैरियर की राह चुनता है, तो वहाँ में अपना दाग मिटाने में बीत गया मुझे। ये चीज़ जीवन में संघर्ष था, और इस संघर्ष में बड़ी राह भी मेरी कटीली थी। हौसला था लेकिन एक दिन की मैं मिटा लूँगा उसे। कितने लोगों ने सहयोग की आहुति डाली है। आज मैं बैठा तो सिर्फ मैं उन लोगों की बदौलत ही बैठा जिन्होंने छोटा छोटा समय समय पर मुझे योगदान देते रहे, और मैं यहाँ बैठा रहा हूँ। क्या आपकी कभी उन पुलिस वालों से मुलाकात हुई जिन्होंने आपको इसमें फॉल्सली एक्यूज़ करके जेल में डाल दिया था? हाँ, वे आए थे कोर्ट में एविडेंस करने, आईओ साहब। तो मैं 7 साल तक आते रहे? नहीं, जब माननीय न्यायालय ने उन्हें बुलाया, समन गए उन पर, तभी आए वे। और आने के बाद जब मेरी उनसे गेट पे मुलाकात हुई तो मैं अपनी एडवोकेट की ड्रेस में था। तो वे मेरे से आके पूछते, वकील साहब आप किसकी तरफ से हो? तो मैंने कहा हम अपनी तरफ से। भूल गए थे वो? उन्हें पता ही नहीं था, याद जब उन्हें पता ही नहीं था तो बोलते तो तब ना। इस केस में संजय नाम के एक अभियुक्त को भी उन्होंने बनाया गया था, और जिस व्यक्ति का उन्होंने नाम लिखा था उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि वो ऑन ड्यूटी है घटना वाले दिन। वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का सिपाही है। उसे दिल्ली पुलिस के सीपी ने 50 से ज़्यादा मेडल दिए हुए हैं। उस व्यक्ति ने एक आतंकवादी भी मारा हुआ है। 16 साल से कोई चाणक्यपुरी क्राइम ब्रांच में तो ईमानदार अफसर भी रहा होगा। तो उससे तो नाम मेंशन करने से मतलब था, उससे जानकारी नहीं उसने जुटाई कौन क्या था। जब वो पुलिस विभाग का आदमी होने के बावजूद वो अपना आप को नहीं बचा पाया, जिससे सारे रास्ते उस मालूम थे कैसे बचा जाता है, कैसे नहीं बचा जाता। तो मैं तो 18.5 साल का था, और दूसरा नाम लिखने से मतलब था उसे। जो थे, एक का एनकाउंटर कर दिया था, बाकी कुछ लोग इसमें जो थे उनकी डेथ होगी, कुछ को सजा होगी, लेकिन 12 लोग तो बरी हुए ना। वो सिर्फ मेरी अकेली ज़िंदगी से नहीं खेल रहा वो। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा, इस केस में सबसे ज़्यादा कम उम्र सबसे ज़्यादा कम उम्र का व्यक्ति मैं था। जितने और अभियुक्त थे मेरे, कितने तो उनके बच्चे हैं। अनमैरिड में था, और आर्थिक स्थिति मेरी सबसे कमज़ोर थी। तो सब कुछ फेस तो मैं ही कर रहा था। वे तो जो और एक वो दिल्ली पुलिस वाले जो संजय जी है, क्राइम ब्रांच के सिपाही है, वे भी इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन वे भी निर्दोष होते हुए 12 साल दिल्ली से मुजफ्फरनगर का सफ़र वे जो तय करते रहे। बाकी जो अन्य अभियुक्त है जो इस केस में बरी भी हुए, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम्हें यहाँ न्याय के लिए आना या ये केस से तुम्हें छुटकारा मिलना चाहिए। उनके लिए तारीख एक जो मैं महसूस किया, मैंने कहा ना, वो जो ट्रायल है वो सिर्फ फाइल में नहीं चलता, और चीज़ भी आपको फेस करनी पड़ती है। तो उनके लिए पिकनिक थी तारीख। वे सारे 8वीं पास लोग थे, ज़मींदार थे, अपना खेती करते थे। 15 दिन में, 8 दिन में जब उन्हें तारीख मिलती थी आते थे और चाय पकौड़ी खा के चले जाते थे। वो अपने केस की तरफ कोई मेहनत नहीं कर रहे थे? कोई मेहनत नहीं थी। जैसे मैं जाता था वो मेरे पे जो है जो कमेंट करते थे कि ये वकील बन रहा है, इसे बड़ी जल्दी आ रही है अपना केस की न्याय पाने के लिए, ऐसे कमेंट करते थे। तो मैं सबकी सुनी। ऐसा नहीं कि मैं जो केस सिर्फ फाइल में ही चला, आसपास से भी मुझे बहुत कुछ नेगेटिव ऊर्जा मिलती थी। और जेल में भी आप देखोगे, जेल एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको ना अच्छा सुनने को मिलता, ना अच्छा आदमी बात करने के लिए मिलता। मैंने वहाँ भी अपने आप को सकारात्मक रखा, सबकी सुनी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा इनकी सोच इनके साथ। किसी के सामने प्रमोशन किसी के रुके हुए थे, किसी की सैलरी रुकी हुई थी दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सिपाही की, तो मेरे सामने तो मेरी पूरी ज़िंदगी थी। तो हाई कोर्ट से हम इसमें डायरेक्शन लाए, और डायरेक्शन कौन आदमी लेकर आता है? जो आदमी निर्दोष होगा। करने वाला कभी डायरेक्शन नहीं लाएगा, वो तो चाहेगा पेंडिंग रहे जी। तो डायरेक्शन लाए। इसमें शॉर्ट डेट लगनी शुरू हुई, और सारे जांच तथ्य पहलू की जांच करके माननीय न्यायालय का फैसला आया, हमें बाइज्जत इसमें बरी किया गया। ऐसे आपको लगता है देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो निर्दोष हैं, जो केस के अंदर फंसाए गए हैं, जो आज भी तारीखें भुगत रहे हैं, पर उनके पास कोई साधन नहीं है? साधन नहीं है। मैं देखता भी हूँ, मैंने महसूस किया। मैंने जेल को मैंने किताब में नहीं जेल को पढ़ा,
मैंने तो एक एक चीज़ प्रैक्टिकल रूप से देखा। वो जो थर्ड डिग्री मैंने फिल्मों में देखी थी, थर्ड डिग्री टॉर्चर, थर्ड डिग्री टॉर्चर, वो मैंने अपने 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 शरीर के ऊपर महसूस किया। वो कोई आसान चीज़ नहीं थी 18.5 साल के बच्चे की उम्र में। तो आदमी को पता ही क्या होता है। मेरी आँख, ये आप ये समझो कि उस नई उम्र में मैं प्रवेश किया था, जिसमें आपके आपके शरीर में भी काफ़ी बदलाव होते हैं उस उम्र में प्रवेश करते समय। आप में एक रोमांच होता है, खुशी होती है बड़े होने की। बड़े होने की। तो मेरे तो वहाँ बड़ा होने से पहले दबोच लिया मुझे। तो मैं तो, अगर मन मेरा मजबूत ना होता तो शायद मैं आपके सामने ना बैठा रहता। शरीर टूटा, सपने टूटे, लेकिन कभी मन नहीं टूटा कि मैं ये वापसी नहीं कर पाने का कर। जो लोग कहते थे वापसी नहीं कर पाएगा, मन में एक यही जिद थी कि वापसी करनी, जहाँ चाह वहाँ रहा। और इस केस के अंदर जो जितने भी पुलिस वाले थे जिन्होंने फॉल्सली इम्प्लिकेट करा, और भी लोग होंगे, क्या उनकी तरफ कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया सरकार द्वारा या न्यायालयों द्वारा कि देखो इनकी इसमें देखो, complicit थे ये लोग? न्यायालय एक्शन क्यों लेगी? न्यायालय के सामने पूरा केस गया। जो उन्होंने झूठे आरोप लगाए गए थे, जो झूठ की दीवार वो खड़ी करी थी, न्यायालय ने अपना फैसला दिया। बाकी उसके बाद रिपोर्ट करने वाले ने क्या कर रखा था, अगर झूठी थी वो सच्ची थी, उसे जानकारी है, या जिस पे बीती उसे जानकारी है। अभी न्यायालय ने बाइज्जत बरी की है। अभी आगे क्या होगा और क्या नहीं होने का, हमारे मन में बदले की भावना नहीं रही। सच बताऊं तो भाई, जो कर दिया, हम तो अपना जीवन शांति से सुकून से रहना चाहा, पर वाहवाही लूटने के चक्कर में किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं करते ऐसे। 12 आदमी की ज़िंदगी से खेल रहा, 12 आदमी की, और घटना करने वाले कुछ ही लोग थे। तो 12-17 आदमी पुलिस वालों को मार देते। इस देश के अंदर ऐसे बहुत सारे ये केसेस चलते रहते हैं। तो आप तो खुद भी अब क्योंकि एडवोकेट बन चुके हो, जी जी। कोई लॉज नहीं है इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इस चीज़ को कि जिसके अंदर फॉल्सली एक्यूज करते हैं इंसान को? मैंने कहा ना, पुलिस रिफॉर्म में हमारे बदलाव होना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। जो आज भी पुराने पुलिसिंग, हमारा जो पुलिस एक्ट है, उसमें बदलाव होना चाहिए। पुलिस हमारी सुरक्षा की अलग होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन की अलग होनी चाहिए। अब एक आदमी पे समाज की सुरक्षा का भी भार है, इन्वेस्टिगेशन का भी भार है, तो फिर 24 घंटे की ड्यूटी भी हाँ। होती है। और दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जब इसमें हमारे पुलिस रिफॉर्म में बदलाव होगा, तो एक तो जो जिस पर आरोप लगा उनकी ओर से भी बुलाया जाए, एक फिर जिसने वो करी उनकी ओर से बुलाया गया, और नाम उसका गलत है तो उसे क्लीन चिट दो, और सही है तो उसे जेल भेजो। तो बदलाव होना चाहिए इसमें। आज भी बहुत सारे हमारे पूरे इसमें चर्चा चलते, लेकिन पुलिस रिफॉर्म में कोई बदलाव की मांग नहीं करता। ये चीज़ें होती है। और फिर मैं बताया भी था, एक तूफान सिंह का तूफान सिंह का केस है 2021 का। सुप्रीम कोर्ट ने एक उसमें गाइडलाइन जो जारी की कि जितने भी, और सुप्रीम कोर्ट को एक बार नहीं, बार बार गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। ये सारे इस तरह के मामले देख के, मैंने आपको पहले भी बताया था, DK बसु पश्चिम बंगाल का केस है 94 का। उसके बाद फिर योगेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश का केस है, अर्नेश बनाम बिहार राज्य का केस है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी। कोई किसी को गिरफ्तार करने जाएगा, अपनी पहचान बताएगा, वर्दी में उसे अरेस्ट करेगा, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। 2008 में फिर सारी गाइडलाइन मेंशन करते हुए CRPC में संशोधन हुआ, फिर होता, और सारे थानों के बाहर ये सारी गाइडलाइन लिखी हुई थी कि ताकि कभी पुलिस वाले भूल जाए, ये सब रोज इन्हें इन नियमों का बावजूद ये सब होता इन है। नियमों का पालन करे और किसी आदमी पर अत्याचार न करे। और तूफान सिंह के केस में तो साफ साफ जैसे कैमरे लगने की बात कही कि सभी थानों में, हवालात में कैमरे होने चाहिए। आपको थानों में तो कैमरे मिल जाएंगे जी। किस हवालात में कैमरा, वो वास्तविकता कुछ हो रही है, कहाँ पालन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से भी अपना आपको ऊपर समझ। और देखो, पुलिस वाले कौन होते हैं? हमारे बीच में से हमारे भाई, हमारे चाचा लोग ही तो पुलिस में होते हैं। अगर हमारे परिवार से कल को हमारा भतीजा या हमारा कोई साथी पुलिस में जाएगा, तो हम उसे ये थोड़ी कहेंगे कि तू वर्दी में निरंकुश बन जाइए, कि तू सही गलत को देखिए ही ना। और वर्दी कि उसके ऊपर उसकी जवाबदेही जो तय नहीं होने की। वर्दी में कुछ लोग, पुलिस का मैंने मानवीय भी चेहरा देखा कोविड में, समाज की बहुत मदद करी, और पुलिस बिना किसी का काम भी नहीं चलता। कोई घटना हो जाती है, सबसे पहले आदमी पुलिस को याद करता है। तो ऐसी बात नहीं, पुलिस में अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन पुलिस में कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो वर्दी को पहन के इतना नशा उनके अंदर हो जाता है कि वो सही गलत को देखते ही नहीं, कि क्या पावर का नशा, कि तुम्हारे तो कोई जवाबदेही नहीं, तुम्हारे से तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो लेकिन भगवान तो है, भगवान आदमी के कर्मों का फल। अगर उसे कोई भी आदमी, अगर मैं ही किसी के साथ गलत करूँगा तो मैं सबसे झूठ बोल दूंगा, अपने आप से तो झूठ नहीं बोल पाएगा ना। कोई ना कोई भी अत्याचार करेगा तो भगवान तो हम बदला लेने में सक्षम नहीं, भाई पुलिस से हमें सम्मान करे, लेकिन भगवान तो बदला लेगा ना उनसे।
क्या किसी पुलिसकर्मी ने आपको जब हाल फिलहाल में जब आपका ये मामला बरी हुआ, बाइज्जत बरी हुआ, तो फिर उन्होंने कब आपको सहानुभूति नहीं दिया कि आपके साथ बड़ा गलत हुआ? देखो कुछ लोग उसमें थे पुलिस वाले, जब मुझे जेल भी भेजा जा रहा था, उन्होंने मुझे सहानुभूति के तौर पे कहा था कि अमित हम मजबूर है, मामला बहुत हाईलाइट है, इस तरह के शब्द उन्होंने कहे। कुछ लोगों ने उनका, देखो ऐसा होता है पुलिस का कि दो आदमी आपसे प्यार से बोलते हैं तो दो पीटते हैं, उनकी सारी ये ट्रिक होती है। तो मैं उनके बीच में एक दिन नहीं रहा, काफ़ी दिन बीच में रहा। मैं उस जेल में आने के बाद भी मैं एडवोकेट बना, सारी पढ़ाई पढ़ी, बिल्कुल कानून की बारीकी में गया, तो उस चीज़ को मैं गहराई तक रिसर्च कर ली कि मैं समझ गया कि क्या मतलब। पुलिस वाले ऐसे करते हैं कि एक अच्छा बनता है एक बुरा बनता हाँ, है। ये उनका एक एक जो ट्रिक होती है बात करने की। ये दो आदमी आपको डांट पिटाई करेंगे, दो आदमी आपको मरहम लगाने आएंगे ताकि अंदर से निकलवा पाए। लेकिन हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। हमारे साथ तो पीटते भी थे और प्यार से बोलते थे, पूछते थे राइफल कहाँ है। राइफल वही तो बताएगा जिसने रख रखी हो राइफल। फिर एक धर्मेंद्र नाम का अभियुक्त आया, उसने बरामद कराई, तब जेल भेज। तो ये चीज़ मैं देखी वहाँ उस 3rd डिग्री के दौरान कि कौन कैसा व्यवहार करता है। इस हद तक गुजर जाते हैं, अगर कोई डंडे से नहीं टूट रहा तो कहते हैं भाई सुनो, एक वो लाओ जो है बर्तन लाओ, जिस शख्स को आप जानते हो, भाई इस बर्तन में पेशाब करो, उससे पेशाब करवा लें। दोनों बर्तनों में मतलब अगर कोई वे मतलब सारे टॉर्चर अपना सके आपके लिए, आप समझ नहीं सकते। बर्तन में क्या? बर्तन में दोनों का पेशाब करवा दिया कि डंडे से अच्छा ये उठाओ, अब उसे ट्रांसफ़र कर दिया एक दूसरे का, उठाओ पियो। तो ऐसी ऐसी चीज़ भी मैं वहाँ देखी, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ ये सिर्फ उन्होंने बोला था ऐसे, बोला था कि हमारे पास सब ट्रिक है। थूकने के लिए बोल देते हैं अनजाना, जैसे कोई पीट रहा है, वो चेयर टॉर्चर की ऐसे होती है कि पिटाई होती है उसके, उसे तो पता ही नहीं रहता क्या हो रहा था उसके शरीर के साथ। पिटाई पैर बंध रही है और डंडा। थूकने के लिए क्यों बोलते हैं? जलील वो अंदर से जलालत महसूस करे, अगर उसके थूकते हैं। अंदर कुछ बात हो तो बोले कि साहब थुकवाओ ना, मैं जो बताता हूँ। तो वे सारे टॉर्चर अपना ले। मैं कह रहा कि मैं कुछ टॉर्चर वहाँ, बस कुछ ही टॉर्चर मेरे से बचे, जिसमें एक तो आप वो डंडे वाला समझ रहे होगे, जो डंडे का वो क्या प्रयोग कर सकते हो, किस पार्ट में भी डंडा डाल सकते हैं आपको कल्पना भी नहीं है। पेट्रोल का एक जिसे वो बोलते हैं, वो आपके कहाँ लगा सकते हैं वो अंदाज़ा भी नहीं है। कुछ ही टॉर्चर वे इसलिए उन्होंने छोड़ दे कि शायद मेरी जान जा सकती थी, मेरी उम्र कम थी, नहीं बाकी तो सारा टॉर्चर हुआ। बाकी सब पे सारा टॉर्चर हुआ और का तो नहीं कह सकता, क्योंकि एक टाइम में एक आदमी को लेकर आते थे, पिटाई तो सबकी होती थी, किसके साथ क्या होता था कोई आदमी बताता थोड़ी है। सबसे बदतर वाला टॉर्चर, सबसे बदतर टॉर्चर वाला तो वो ये देखो, इन्होंने वो पेशाब की बात बताई थी कि अगर कुछ बताएगा नहीं तो हम ये भी काम कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। जो बात सच है वो सच बताऊंगा। और जब आदमी चीख रहा होता है अपने लिए कि यार मत करो, थूकने के लिए बोल रहा तो थुकवाया भी नहीं उन्होंने। वे सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वे आदमी को सुनाते हैं, दहशत फैलाते हैं, दहशत फैलाने के बाद उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उन्होंने मेरे जो करंट लगा दिया, मेरे नाखूनों को पानी डाल दिया, ये उंगली मोड़ दी, उंगली आज भी टूटी हुई है, पैरों की हड्डी आज तक दबी हुई है, पैर ऐसे स्ट्रेट कर दिए, दो आदमी ने दबा दिया। और ये एक दिन नहीं हुआ, 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सारी चीज़ हुई है, 4 नवंबर तक। तो सारी शरीर ने जीवें बर्दाश्त करी, लेकिन मन में था कि वापसी करनी है। कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, न्यायालय ने अपना फैसला सुना और मैं अपने कर्म कर रहा हूँ। आज आपकी क्या स्थिति है? आप आज क्या काम करते हैं? आज मैं मेरठ न्यायालय में एडवोकेट हूँ और काफ़ी लोग मेरे से समाज के जुड़े हुए हैं, वे मेरे पास आते हैं, उनके लिए मैं 24 घंटे लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ, उनकी आवाज़ बनता हूँ, मदद करता हूँ। और आप किस तरह के केसेस लड़ते हैं? मैं फैमिली मैटर भी देखता हूँ, क्रिमिनल मैटर भी देखता हूँ, दोनों ही मैटर देखता हूँ। 2019 से मैं मेरठ न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2018 में मेरी LLB कंप्लीट हुई थी और 2020 में मेरी LLM कंप्लीट हुई, और 2019 में ही मैंने AIB का एग्ज़ाम पास किया, और 2019 में ही इस केस में मैं डायरेक्शन लेकर आया, जो अपने केस में एडवोकेट के रूप में मैंने प्रतिनिधित्व किया। आपने अपना अल्टीमेटली इस केस को आपने खुद ही अपने लिए जीता। बिल्कुल। अगर मैं तो खूब महसूस किया कि अगर मैं शायद ये ना कर पाता तो मेरी ज़िंदगी बीत जाती इस चीज़ को फेस करने वहाँ पे। तो मैं उस पीड़ा में जीना नहीं चाहता था। जब लोगों को देखता था कि कोई अपनी नौकरी पे जाता है, कोई किसी चीज़ पे जाता है, मैं किस चीज़ पे जाता था, मुझे क्या काम मिला हुआ था बस सिर्फ तारीख। तो आपने सोचा इसको मैं बन ही जाता हूँ। ये जिस और ईश्वर ने मोड़ा वही किरदार निभा दिया। पहले सोची कुछ, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एडवोकेट बनूंगा, LLB करूंगा, LLM करूंगा, मैं PhD करने की सोचूंगा इस चीज़ में। तो मैं तो इसी अपनी पीड़ा के साथ साथ फिर और लोगों की पीड़ा भी मेरे से जुड़ गई। और आपकी इस एडवोकेसी के अंदर, क्योंकि अब आपके पास कारावास का एक्सपीरियंस है, ना चाहते हुए भी
आपने इतने नज़दीक से टॉर्चर देखा है, आपने खुद पे इतना भुगता है, क्या उससे आपकी क्षमता एज ए एडवोकेट बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है। मैं बोलता तो हूँ, मैं जैसे मेरे ऊपर बीती है और वो एक दिन नहीं बीती। कितनी पीड़ा, कैसे आदमी को तारीख का दुख होता है, कैसे वो वहाँ जाता है, किस आदमी के सामने वो हाथ फैलाता है, कितनी बार उसके आंसू आते होंगे, कितनी बार वो टूटता होगा, कितनी बार वो अपने आंसू पूछ के वहाँ पे जाता होगा, और कितनी बार उसे व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता होगा, उसे सब चीज़ का पता हो जाता है। अगर कोई मेरे सामने दीन दुखी आदमी आएगा तो मैं उसके सामने वो 10 से 5 वाला वकील बनने का प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे मन में एक पीड़ा अपनी भी रही है कहीं ना कहीं। मेरे मन में मानवता का एक जो है इंसानियत का चेहरा जरूर रहेगा कि सामने वाला किस दर्द में है। तो उस दर्द को महसूस करते हुए मैं उसकी मदद करूँगा। और पैसे कमाने होते तो मैं किसी भी चीज़ में कमा लेता। तो मैं इसी चीज़ में आया कि हो सके भगवान ने मुझे इसी काम के लिए चुना हो कि तुझे मदद करनी है। मुझे मदद करने में मज़ा भी आता है लोगों की। काफ़ी लोग, मैं अपनी मरणोपरांत एम्स में आंखें भी दान की हुई है। सुभारती हॉस्पिटल का जो ब्लड बैंक है वहाँ भी मेरा स्पेशल रूप से नाम लिखा हुआ है कि अगर कोई निस्सहाय व्यक्ति आएगा, उससे ब्लड की व्यवस्था ना हो, पैसे मत मांगना उससे। मैं अपने दोस्तों को लेकर या यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेकर या मैं आऊँगा ज़रूर, और मैं जाता भी हूँ वहाँ पे। तो मेरे तो ऐसा हुआ है आदमी, मैं सिर्फ आपके सामने गांधी जी का नाम लेता हूँ। कोई तो अच्छा ही होगी जो लोग मुझसे प्यार करते हैं। और गांधी जी का नाम मैं सिर्फ ऐसे नहीं लेता, अपने व्यवहार में जीता हूँ। अपने व्यवहार में अगर मैं कविताएं लिखता हूँ, यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम होता है, सामाजिक संगठन लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे सीनियर एडवोकेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी मेरे दोस्त जो अच्छी पोस्टों पे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत हौसला हिम्मत दी आगे बढ़ने की। तो बताया ना, बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया मुझे, बहुत लोगों ने हिम्मत मेरी बंधाई कि तो अमित तुम्हारी जीत होगी एक दिन। और उनके आशीर्वाद की बदौलत, उनके सहयोग की बदौलत मैं यहाँ बैठा आपके सामने। हालांकि बहुत मुश्किल है इतने साल की मानसिक पीड़ा को एक ही बातचीत के अंदर हल करने के, या कई बार अभी आपने बहुत सारे इंटरव्यू भी कर लिए हैं, या फिर जस्ट बिकॉज अब आप एडवोकेट हो तो उस चीज़ें भुलाई नहीं जाती। लेकिन फिर भी अब जीने के जो जो मतलब अब आप किस चीज़ के लिए जीते हो, क्या चीज़ आपको खुशी देती है? आपने कहा आप संगीत में रुचि है आपकी, जी आपको कविताएं पसंद हैं, आपने दिनेश रघुवंशी का नाम लिया अभी, और जी बहुत सारे कविताएं। तो आप, क्योंकि आदमी को कहीं ना कहीं तो होप देखनी होती है ना कि यार मैं अब ये सब तो चलो हो गया किसी तरह से। आदमी जो, मैंने, आप ये कह लो संघर्ष के माध्यम से कह लो, मैं एक एक जगह तक सिमट कर रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं एक ही जगह मुझे रहना है। और मैं लोगों की जब मदद करता हूँ, मेरे जीवन में पता नहीं कितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं कहता भी हूँ कि ये मेरा दूसरा जन्म हुआ है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैंने अपनी मौत को बेहद बेहद करीब से देखा था। दूसरा मेरा जन्म हुआ है, और इस दूसरे जन्म में मैं हर अच्छा कार्य करना चाहता हूँ जो मुझे बुलंदी तक ले जा। और लेकिन कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जो किसी की आत्मा को दुखाए। जी। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं समाज में लोगों की मदद करूँ, लोगों की आवाज़ बनूँ, और अपने लिए नहीं जीना, मुझे लोगों के लिए जीना है। सच बताऊँ तो मेरे मन की यही भावना है। और ना ही मुझे कोई ऐसा है कि भाई मुझे वो करना, पर लोगों की पीड़ा के साथ जीना, लोगों की उस पीड़ा से निकालना, लोगों की मदद करनी। और ये दुआएं हैं जिन्होंने मेरे जीवन में रंग भरा। अगर मैं अच्छे कर्म ना करता, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जिसके मन में एक चाह होती है। जी। मेरे मन में एक चाह थी, तो ईश्वर ने मेरा हाथ ऐसे पकड़े रखकर मुझे सही रास्ता, भगवान मुझे गलत लोग भी तो दे सकता था, जी। तो भगवान खराब भी कर सकता था। खराब भी कर सकता था। भगवान मेरा रास्ता अपराध की ओर भी तो मोड़ सकता था। लेकिन दिमाग में 1% भी मेरे कभी भी नहीं 12 साल में ये नहीं आया कि मुझे अपराधी बनना। मेरी वो सोच भी नहीं थी ना। वो मेरा जो परिवार था, मेरे 1975 के ग्रेजुएट है मेरे पिताजी। हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर बेशक रही हो, लेकिन शिक्षा हमारे घर की नींव रही है। और शिक्षा और संस्कार, अगर मैं आज भी इतने बुरे नकारात्मक माहौल के बीच भी, मैं अपने माँ बाप के पास इतना नहीं रहा। 18.5 साल की उम्र में आदमी कुछ ज़्यादा सीख नहीं पाता उनके बीच में। मुझे माँ बाप के प्यार का भी नहीं पता क्या होता है। ठीक है, फ़ोन पे बात हुई, उनके करीब नहीं रह पाया। जैसे एक माँ अपने बेटे के लिए कुछ बना के दे दे या कुछ वो दे दे, नहीं, मैंने नहीं कहा। मैं तो पता नहीं जीवन ऐसी परिस्थिति से दुख से होकर गुजर के आया कि वो प्यार भी मुझे बाहर ही मिला। कितनी होली दिवाली ऐसी रही होगी कि जो दोस्तों के घर पे बनी मेरी। और इस बीच में कुछ परिवार मेरे से ऐसे भी जुड़े जिन्होंने मुझे अपना परिवार का सदस्य बनाया। और वास्तव में मैं बात करूँ तो 26 तारीख की रात मेरठ में एक परिवार है जो मेरे साथ, मतलब इस सुख दुख की घड़ी में हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। और मेरे लिए, मतलब मैं उन पर बहुत प्राउड भी फील करता हूँ। और जो लोग मेरे से जुड़ा, LLM के दौरान हमारी गुरु है जिनके अंडर में मैं रिसर्च करी कैंपस है, डॉक्टर अपेक्षा चौधरी जी,
जब उन्होंने मेरी पीड़ा जानी तो उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई अपने गुरु के साथ साथ मुझे अपनी बड़ी बहन भी समझना। तो आज तक वो परिवार वो परिवार मेरे से जुड़ा हुआ है। अब मेरठ के मैं परिवार की बात करी तो उस टाइम पे जो 26 की रात थी, 27 का दिन था, जिन्हें मैं अपना परिवार मानता हूँ, तो डॉक्टर विपिन भैया, हमारे चाचा जी, पूरा परिवार मेरी उस दुख की घड़ी में, मैंने कहा था ना आपको, हाथ पकड़ने में और हाथ छोड़ने में अंतर होता है। जी। तो वो हाथ पकड़ने वाला सिर्फ वही परिवार था। बाकी बहुत सारी दुआएं मेरे साथ थी, दोस्तों की दुआएं। वो ऐसा दिन था कि उस रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी 26 की रात की, कल पता नहीं ज़िंदगी किस ओर जाएगी। और 2 ही घंटे में सो पाया था, वो भी मैं इसलिए सो पाया था क्योंकि मैं जागते जागते थक गया था। और दिन अदालत में मैं मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होता था 8 साढ़े 8 बजे। उस दिन मैं 5 बजे तैयार हो गया था जाने के लिए, 6-7, फिर भी हम 8 साढ़े 8 बजे के आसपास निकले और वहाँ पे फिर मुजफ्फरनगर की ओर निकल पड़ते हैं। और उन लोगों का के योगदान की बात करूं तो मैं यही बोलूँगा उस परिवार के लिए कि भगवान का ही मुझे अहंकार भी नहीं है किसी चीज़ का कि लोग मुझे प्यार करते हैं। ये सब ईश्वर का वरदान है। उस ईश्वर जो है सबका तय रखता है कि किसी आदमी का आशीर्वाद कहाँ आदमी को मिलेगा। भगवान नहीं देखे मैंने, लेकिन भगवान के रूप में अगर किसी को देखा तो वो परिवार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, जिसने मेरे आंसू पूछे, जिसने मुझे वो परिवार का प्यार दिया जो मेरे जीवन में कमी थी, जिसने कोई तीज त्यौहार होता था मुझे एहसास कराया कि त्यौहार क्या होता है। तो आज मैं उसे अपना एक भगवान का दिया हुआ मैं अपना परिवार मानता हूँ। एक परिवार मेरा वो है जिसने मुझे जन्म दिया, तो दूसरा परिवार मेरा वो भी है जो मेरे विपत्ति की घड़ी में साथ खड़ा रहा मेरे। आज आप उन्हीं के यहाँ प्रोग्राम में जा रहे हो, राम मंदिर की स्थापना हुई रही देश में। जी तो जी 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 ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने इतनी कठिन जिंदगी बिताने के बाद भी इतनी जवान आयु के अंदर आपने अपने हौसला नहीं छोड़ा। नहीं तो बहुत सारे लोग बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ज़िंदगी भर ही उनकी ज़िंदगी मतलब कलंकित हो जाती है एक तरह जी से, जी वो मन से ही हार जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के श्लोक पढ़ रहे होगे बैठ के, या आप कोई मंत्र पढ़ रहे होगे, या आपने कोई ग्रंथों पे आपकी मतलब एक्सेस मिल गई कि यार ये पढ़ लेता हूँ, इससे हिम्मत आती रही। ये हिम्मत अंदर से कहाँ से जुटाई? क्योंकि कहीं सब जैसा ऐसा भी होता है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक फादर फिगर होता है स्ट्रॉन्ग, एक मदर फिगर होती है स्ट्रॉन्ग, कोई पीछे होता है कि तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। आपको एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ मुसीबत के बारे में। ये जो चीज़ें आदमी जब फेस करता है, ये कोई हिम्मत ये सब ये कोई पैदा लेकर नहीं होता, ये परिस्थिति करवाती है। अगर आप मेरे पिता के बारे में आपको मैं बताऊं तो वे इतने सज्जन है कि वे मेरे कितनी उम्र का कोई भी लड़का कोई जाता है तो सभी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। मेरा दोस्त कभी कभी कोई चला जाता है तो वो आदमी को नमस्ते का भी मौका ही नहीं आने देते। वो सभी वे सोचते हैं कि अमित के साथ आया, पता नहीं कौन आदमी क्या है, वे नमस्ते करने लगे उन्हें। अगर कोई कुछ भी उनका हाथ मतलब ऐसे उठता है, मतलब उनकी सज्जनता भाव उनके फेस पे नज़र आती है। मेरी माँ गांव से बाहर नहीं निकली, बुज़ुर्ग है, तो आप समझ सकते होगे क्या बुज़ुर्ग हो रहे हैं दोनों, क्या उनकी स्थिति होगी और कितने वे सज्जन लोग होंगे। और ऐसा ही है कि मैं अपने माँ बाप की सबसे छोटी संतान हूँ। मैं भी सज्जनता के भाव में जिया, लेकिन अगर माँ बाप की तुलना में करूँ तो मुझे इस समाज ने, परिस्थिति ने थोड़ा सा मुझे मैच्योर बनाया कि जीवन क्या होता है, रिश्ते क्या होता है, रिश्ते कैसे इस दुख की घड़ी में रिश्ते निभाने चाहिए और रिश्तों की अहमियत क्या होती है। आज इस मुसीबत में जो कंकर पत्थर थे वे तो साइड में हो गए और जो मोती थे वे मेरे से चिपके रहे। तो मेरे जीवन में तो जो पट्टी मेरी आंख पे लग रही थी कि ये तेरा वो है, ये तेरा वो सब क्लियर कर दी। जिंदगी अब कैसे जीनी है वो ईश्वर ने मुझे साफ बता दिया, कौन तेरा कौन अपना। तो ये चीज़ें मैं फेस करी वहाँ पे, माँ बाप का आशीर्वाद मिला। और एक चीज़ और भी है, जो आदमी आपके साथ दुख में नहीं रह सकता तो सुख में आप क्या ही कल्पना करोगे उससे कि वो सुख में आएगा आपके। बल्कि लोग तो सुख में आते हैं क्योंकि उनका फ़ायदा होता है, दुख हाँ में चले जाते हैं कि अब तो इसके यहाँ सौंज हो गई, अब तो कुछ नहीं हो लेकिन सकता। मुझे शून्य कुछ लोग शून्य भी समझते थे। जब मैं किसी रिश्तेदारी में जाता था तो मुझे दया का पात्र सा देखते थे कि बेचारे पे केस लग रहा है, बेचारे की ज़िंदगी ऐसी हो रही है, तो मैं वहाँ जाने ही छोड़ दिया था। आपको पसंद नहीं था कि लोग आप पे दया करें? मुझे पसंद नहीं था कोई मुझे दया का पात्र बनावे, कोई मुझे बेचारा बोल रहा है या कोई मुझे वो करे। तो मैं कहता हूँ कि रिश्ते जो है, जो मैं महसूस किया, जो दिल से आपके रिश्ते बनते हैं वो आपका साथ निभा जाते हैं।
जब मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, जिन्हें आप खुद चुनते हो। एक रिश्ते वे होते हैं जो आपको गिफ्ट में मिलते हैं जब आप पैदा होते हो। जी। एक रिश्ते वे होते हैं जिन्हें आप अपनी यात्रा के दौरान जो है खुद के चुने हुए संबंध आप कमाते हो। तो जो खुद के कमाए हुए संबंध होते हैं वे कभी आपको धोखा नहीं देने के। ये मैं महसूस किया अपने जीवन में। बहुत बड़ी बात कही है आपने। और जहाँ चाह वहीं रहा। आप अच्छे हो तो लोग आपको मिलेंगे, किसी न किसी रूप में ज़रूर आएंगे। और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये ईश्वर ही है। हम हमारे हाथ में क्या है, हमारा एक ऐसी शक्ति संचालित करते हैं जो हमें भी नहीं पता रहता। जीवन मरण जैसे ईश्वर तय करते हैं कि अगर आपका जन्म हुआ तो उसे पता कि क्या होगा। जी। तो एक किरदार था मेरा, सुख आए चाहे दुख आए, मैं तो ईश्वर को समर्पित करते हुए अपना किरदार निभा रहा था और ईश्वर ने मेरा साथ दिया, जीत मिली मुझे उसमें। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैं आपके समक्ष बैठा हूँ और आपने ये सब चीज़ें सही हैं और आप यहाँ बैठे हो और कुछ साल पहले आप एक जेल के अंदर थे और आप ये सब अकेले करके आए हो। मैं तो आपसे यही पूछना चाहता हूँ अब कि जो लोग इसको देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को जिन्होंने देखा है अभी, आपने कई तरह के मैसेज तो दिए ही हैं, लेकिन इनमें से शायद देखने वालों में से 0.5% ऐसे होंगे जिन पर मुकदमे चल रहे होंगे। जी जी 0.5 हो सकता है, मैं कम बोल रहा हूँ क्योंकि लोग अपनी अंदर की बात नहीं बताते। जब इतने साल तक आपने लोगों को नहीं बताया मेरे पे क्या बीत रहा है, तो किसी को भी समाज के अंदर वो निंदा नहीं सहनी, वो बेशर्म, वो मतलब जो लोग। मैंने एक बात बिल्कुल तथ्यों के साथ आपको बताई। दूसरी बात, अगर मेरे मन में एक ख्याल भी आता कि यार मेरे से फेस नहीं हो पा रहा, मैं सुसाइड करता हूँ, तो मैं सच बताऊँ मैं इस दाग के साथ मरना भी नहीं चाहता था कि मैं अपने पिता का जो अपमान हुआ उसके जीते जी से वो सम्मान वापस ना दिलाता। मैं मेहनत इसी दिन के लिए करी कि जो लोग मेरे पिता को ताना मारते थे, एक दिन वही लोग हैं आज मेरे पिता से मेरा नंबर मांगते हैं सलाह लेने के लिए। इस चीज़ के लिए मेहनत करी मैंने। और मन में खुद की जिद भी थी। अगर आर्मी में मैं जाने वाला था, मैं आपको पहले बताया, तो मौत का खौफ नहीं मेरे अंदर। जी। मैं वहाँ भी मर सकता था और सुसाइड भी कर सकता था, लेकिन उस दाग के साथ नहीं मरना चाहता था। और आगे कोई मार दो तो वो एक अलग बात है, लेकिन खुद से नहीं कभी सोचने का कि मेरे से फेस नहीं हो पा रहा ज़िंदगी में, मुसीबत फेस नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग फिर इस इंटरव्यू को देख रहे हैं जिनके ऊपर खुद गलत मुकदमे लगे हुए हैं, जो लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, अब कई साल हो गए हैं, जी जी आप उनको अपने आप बीती से क्या ऐसी वो दोगे शिक्षा या क्या एडवाइस दोगे कि जिससे कि वो उसके बाहर आ जाए? मेरी एडवाइस यही है। दूसरी एडवाइस तो है कि उनके मुकदमे में क्या परिस्थिति है, क्या इफेक्ट है, वो तो मैं अभी नहीं बता ही नहीं सकता जब तक आदमी पढ़ने का नहीं। लेकिन उस बीच में किस पीड़ा से वे गुजरते हो गए हर पल, किस पीड़ा का उन्हें सामना करना पड़ता होगा। और मुकदमे की भी एक फेज होती है। ये चीज़ मेरे साथ 18 साल की उम्र में हुई, 30 साल की उम्र में इस चीज़ से फ्री हो चुका। यही चीज़ मेरी 30 साल की उम्र में हुई तो मैं बुजुर्ग हुआ होता। वो ऐसी उम्र होती है आदमी के अंदर कि अगर मेरी शादी हुई रहती तो मैं अपने बच्चों पर ध्यान देता, अपने केस पर ध्यान देता, टूट जाता मैं। जी। तो मुकदमे का भी एक फेज होता है, किस उम्र का मुकदमा है, किस आदमी की उम्र में है। मुकदमा एक ऐसी चीज़ है कि जो बीमारी से बुरी चीज़ है। बीमारी का तो आपको पता रहता है कि दवाई ले लो ठीक हो जाएगी, या कुछ लाइलाज बीमारी भी होती है, उसका भी आदमी को पहले पता रहता है कि भाई इतने लाइलाज है। लेकिन मुकदमा तो आपको पता ही नहीं कि कितने दिन चलेगा। मतलब आप जिस तरीके से आप इस पूरे इंटरव्यू में आपने तारीखें इतनी बार बताई हैं ना मेरे को, जैसे आपके मन में कहीं ना कहीं तारीखें सुनना याद रखना गड़ गया है। तारीख में ही तो ज़िंदगी बीती। तारीख साहब कौन सी तारीख। जब मैं एक चीज़ और उस दौरान महसूस करता था, इस पूरी व्यवस्था की बात करूं तो सबसे जो बाबू होता है ना कोर्ट का, बड़े से बड़े लोगों को फेस करता है। तो बाबू से टिपिकल कोई मुझे इस चीज़ में व्यवस्था ही नहीं लगी। कैसे आप कितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप कुछ भी हो, यदि आप पे एक मुकदमा लग रहा, आप उस कोर्ट में जा रहे, तो एक बाबू आपको डांट के बोल देगा वहाँ बैठिए 5 बजे तक, तो आप क्या, वो असली तारीख है। वो जो अपमान है, वो जो इंतजार है, वो जो आप तारीख पर जा रहे हो, वो आर्थिक मानसिक पीड़ा लेकर, वो अपमान है। मरने वाला तो मर गया, उसके घर वाले शांति से बैठ गए, कोई भी हो, किसी के साथ भी हुई हो घटना। लेकिन जो आदमी पल पल मरता है तारीख पे, जो निर्दोष होता है, करने वाले को तो कहीं ना कहीं संतुष्टि ये रहती, तूने कर रखा, उसे ना अपमान की परवाह ना सम्मान की परवाह। अगर वो सम्मान की परवाह करता तो शायद वो ऐसे काम ही ना करता। लेकिन जिसने नहीं कर रखा उसे तो अपमान भी महसूस होगा, उसे तो जो समय खराब होगा उसका भी दुख रहेगा, उसकी जो उम्र होगी वो कुछ उस टाइम पर करना चाहता वो जो कर नहीं पाता उसका भी दुख होता होगा। या उसकी शादी की उम्र है, शादी की उम्र निकल जाए, कौन आदमी ऐसे अपना जीवन काटना चाहता है। वो भी चाहता है कि जैसे सब लोग अपने सुखमय ज़िंदगी पारिवारिक जीवन में जी रहे वो भी ऐसे ही रहे।
तो परिस्थिति रहती है और धैर्य रखना चाहिए। वकील साहब भी जो हमारे वकील साहब होते हैं, जो मैं तो खुद अपने केस में एडवोकेट बन गया, तो उनके पे भी एक केस नहीं होता, बहुत सारे केस होते हैं। लेकिन धैर्य से और बिल्कुल सजगता से, जैसे एक कदम वकील साहब आपकी फाइल में बढ़ाते हैं तो 2 कदम आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तो तब आपको जाके जीत मिलेगी। अगर आंखें बंद करके नहीं बोल सकते कि वकील देख लेंगे, वकील के ऊपर नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ चीज़ें आपको अपने अंदर खुद, जो चीज़ आप अपने लिए कर सकते हो वो वकील साहब भी नहीं कर सकते। वैसे भी अब आप अगर कोर्ट कचहरी में आ ही गए हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं कि आप देश के कानून जान लो जी, कि वो आपको बोले ये सेक्शन है वो सेक्शन है, आप जान लो सेक्शन जान लो, पढ़ लो। मैंने काफ़ी ऐसे भी देखे जो जिनके बच्चों पे कोई मुसीबत आई, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, एक अधिकारी है, उनके बच्चों को कोई बीमारी हुई, उस अधिकारी ने उस बीमारी की वो इतनी तह तक पहुँचा कि सारी मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर दी बिना डिग्री लिए। मुझे सुनकर बड़ी उनसे प्रेरणा मिली। आप देखो कि उसकी लाइन दूसरी जी, उनके बच्चे पे कोई मुसीबत आई, भगवान उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, उस आदमी ने सारी पढ़ाई पढ़ी और उस अपनी बच्चे को, बेटी को ठीक ठीक कर दिया उस पढ़ाई को पढ़ के। तो आदमी पे जब मुसीबत आती है, जब तक आप उसे फेस नहीं करने के, अब वो अगर वो सज्जन, वो महान सज्जन जिसके बच्चे पे मुसीबत आई, भगवान उसे दीर्घायु दे, अगर वो घबरा जाता, डॉक्टर के भी गए, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो इस कदर उस गहराई में उतरा, मेरे ऊपर मुसीबत आई थी, मैं इस कदर गहराई में उतरा कि अपने आप को बचा लिया मैंने, क्योंकि मैं निर्दोष था। मैं बात करी दूसरे हिसाब से यहाँ बीमारी की, अगर वो इंसान इतनी गहराई से न उतरता, देखो आपको मैंने जो है मेडिकल साइंस में भी कई चीज़ ऐसी देखी जिसे जानकारी रहती है दवाइयों की, तो वो ये हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो किस मात्रा की कौन सी दवाई लगनी है जी, तो उसे जानकारी रहती है, जो ये कोर्स किया रहता है या कोई डॉक्टर लाइन से जुड़ा हो या कोई मेडिकल स्टोर से जुड़ा घर हो। में कोई अगर हमारा कोई रिश्तेदार डॉक्टर भी होता है, हाँ जी, तो चाहे वो डेंटिस्ट हो चाहे वो जनरल फिजिशियन हो, हमें एक आश्वासन रहता है भाई इससे पूछ लो, वो आपको दवाई बता देंगे। कुछ इंजेक्शन ऐसे होती है डॉक्टरी लाइन की जो भाषा होती है जो डॉक्टर ही समझते हैं, जो इंजेक्शन भी मरीज को दे ही नहीं पाते, वे जो जिस मात्रा में वो इंजेक्शन देना चाहिए तो वे कम मात्रा में देते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है, उसी लाइन से जुड़ा हुआ आदमी, वो बोलता है कि ये इंजेक्शन क्यों नहीं दिया, तो वे जो तुरंत जो है पकड़ लेते हैं। आम आदमी मरीज हॉस्पिटल में जाओगे, आप किसी का हाल चाल पूछने जाओगे, आप उसका ऐसे हाथ पकड़ोगे, कोई भाई इसकी पल्स चेक करने के लिए, डॉक्टर होगा ऐसे भी मारेगा, जो जिसका एक काम होगा। हाँ, बेशक वो उन्हें बताओ ना कि मैं डॉक्टर हूँ, हाँ, लेकिन वो जो तुरंत पकड़ जाएगा। अभी क्या नाम, एक बच्ची एडमिट थी दिल्ली में जी, और मैं उसे देखने गया, मुझे पास सूचना आई, वे काफ़ी परेशान थे, उस बच्चे को काफ़ी दिन से होश नहीं आया था, तो मेरे साथी थे एक डॉक्टर साहब, मैं उन्हें ले गया, मेरी उम्र के ही वे थे, तो हमने नहीं बताया कि डॉक्टर साहब है मेरे साथ, क्या एक आम आदमी की सहानुभूति के तौर पे हम गए थे उनके दुख में। तो जैसे उन्होंने उसका हाथ ही पकड़ा था और तीसरी उंगली उन्होंने कहीं लगाई भी नहीं थी, तो सारे स्टाफ ने पूछ लिया आप क्या करते हो। तो कुछ चीज़ें उसे ही पता रहती है जो उस चीज़ में घुसा होता है। जी, तो ऐसे ही मैं कहता हूँ कि जितना आप अपने बारे में जानते हो, हम गलत थे, हम निर्दोष फंसे हुए थे, तो हमने अपने आप को हर वो एक एडवोकेट होने के नाते हर जतन, हर प्रयास वो क्या जो एक एडवोकेट होने के नाते करना चाहिए। और ईश्वर ने साथ दिया, मन में एक चाह थी, सच्चा मन था, संकल्प भी था, जज्बा भी था, मन नहीं टूटा था कि वापसी मुझे करनी है, तो मेरी वापसी हुई। तो ऐसे ही वो बीमारी वाली बात जोड़ी, उनके मन में भी अपने बच्चे से आदमी सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जी, डॉक्टर के साथ साथ वो आदमी खुद भी उस चीज़ में उतरा, बचा लिया अपने बच्चे को। तो ये जो खाली आप वकीलों के ऊपर बात मत छोड़ो, आपको उनका वकील साहब का भी सहयोग, हर चीज़ झूठ नहीं बोलना चाहिए वकील और डॉक्टर से, कभी भी एक एक बात अपनी सच बतानी चाहिए, और सच बताओगे तो ही आपकी मदद हो पाएगी। तो ऐसे ही कभी निराश नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और जितना आप जानते हो वकील साहब के सहयोग से अपनी बात वहाँ रख देनी चाहिए। तो अमित जी आप मुझे ये बताइए कि अगर लोगों को आपसे संपर्क करना हो या आपको कहीं फॉलो कर सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं? मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जी, ADV अमित चौधरी _। ठीक है। 2-3 चीज़ें, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपके साहस का धन्यवाद कि आपने अपनी कहानी को बताने का मतलब इतनी हिम्मत रखी कि आप इसको बता पाए, और कई बार आपको बीच में आंखों में आंसू भी आए और बहुत सारी चीज़ें थी, फिर भी आपने डिसाइड करा कि मैं ये सब दुनिया में आके बताऊंगा, मेरे पे क्या आप बीती है, और अंदर नहीं रखूंगा। और तीसरी बात ये कि अंदर क्यों रखूँगा मैं, हाँ जी, आदमी को क्लीन रहना चाहिए ना,
जो दिल में वही दिमाग में होना चाहिए। और तीसरी और बात ये कि आपके आने वाले जन्मदिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो मैं तो यही कहता हूँ कि कोई आदमी शून्य भी हो तो शून्य से अगर मैं जीरो ना होता तो मैं अपनी महत्वाकांक्षा कभी जग जाहिर ना करता। तो शून्य से मिली मुझे प्रेरणा और शून्य ने ही मेरी आशाओं का उदय किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दिस वाज दोस्तकास्ट विद अमित चौधरी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर देना एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर, बाय बाय।